प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। आई एम योर बायोलॉजी और ज़ूलॉजी एजुकेटर और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पूरा ज़ूलॉजी इन वन शॉट। ठीक है, आप ज़ूलॉजी के सारे चैप्टर कवर करेंगे। तो अगर हम देखें हमारी ज़ूलॉजी के अंदर आता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, एवोल्यूशन, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। टोटल 6 चैप्टर आते हैं। इनको बहुत ही क्विकली रिवाइज करेंगे और सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे, कुछ भी नहीं छूटने वाला है आप लोगों का। आप लोगों का हर चीज A to Z में इसमें कवर कराने वाली हूँ। आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं, ज़ूलॉजी के पूरे 6 चैप्टर यहाँ कवर होंगे। मैम के साथ स्पीड पकड़नी और हर चीज को रिवाइज करना। वी आर टोटली रिवाइजिंग, जो जितना भी आपके एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है वहां पे हम रिवाइज करने वाले हैं। तो फटाफट आ जाइए, मैम के साथ जुड़ते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले चैप्टर की, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। चलिए, हमें पता है भाई रिप्रोडक्शन क्या होता है, जब कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं। उसी तरह हमने डेफिनेशन लिखी कि भाई बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं। ह्यूमंस के अंदर क्या स्पेशल है कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यस, क्योंकि गैमेट्स इन्वॉल्वड होते हैं। विविपैरस होता है। विविपैरस क्यों होता है? क्योंकि हम लोग बच्चे डायरेक्ट करते हैं, हम अंडे से नहीं देते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब मेल और फीमेल अलग अलग दिखते हैं। फिर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स जो होते हैं हमारे में शुरू होते हैं फ्रॉम प्यूबर्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमने देखा कि किस सीक्वेंस में रिप्रोडक्शन होता है। भाई सबसे पहले बनते हैं गैमीट्स, गैमीटोजेनेसिस। फिर क्या होता है, स्पर्म को फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक पहुंचाया जाता है, दैट इज इंसेमिनेशन होता है। फिर जो स्पर्म और ओवा है मिल जाते हैं, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जाइगोट बनता है वो आगे जाके डिवाइड होकर ब्लास्टोसिस्ट बनाता है, जो जाके यूट्रस में इम्प्लांट होता है। गैस्टेशन माने 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 9 महीने जितनी फीमेल प्रेग्नेंट होती है। और उसके बाद होता है पार्चुरेशन, मतलब बर्थ होगा और उसके बाद जो है फीमेल उसको मिल्क फीडिंग कराएगी, दैट इज ब्रेस्ट फीडिंग कराएगी, जिसे हम कहते हैं लैक्टेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। गैमेटोजेनेसिस में सबसे इंपॉर्टेंट है जानना, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, जो है स्पर्म बनना। ठीक है, oogenesis क्या होता है, ओवा बनना। स्पर्मेटोजेनेसिस कब शुरुआत होती है, दैट इज प्यूबर्टी में स्पर्म्स बनना शुरू होते हैं। बट फीमेल्स में ओवा एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही या फीटल लाइफ में ही बनने शुरू हो जाते हैं। चलिए आगे जाते हैं। फिर हम देखते हैं हमारे पास कौन से सेक्स ऑर्गन्स हैं। हमारे पास 2 टाइप के सेक्स ऑर्गन्स हैं, दैट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। सेक्स ऑर्गन्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है, याद रखना, जहां भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आ गया मतलब वो गैमीट फॉर्मेशन और सेक्स हार्मोन्स बनाने में आपकी मदद कर रहा है। वहीं अगर हम बात करें सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की, जितने भी उसके अलावा काम है वो सारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स करते हैं। फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, गैमीट्स का ट्रांसफर करना, डेवलपमेंट करना, सब कुछ। अब शुरुआत करते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें मेल और फीमेल दोनों को हम पढ़ेंगे। चलो, सबसे पहले आता है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फटाफट से इस चार्ट को ड्रॉ कर लेंगे भाई, फुल मार्क्स जितना आपका ये है इसके अंदर आ जाता है आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन आते हैं। बात करें हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स की, मैंने आपको बताया था जो गैमीट्स और सेक्स हार्मोन्स बनवा रहे हैं, उसमें क्या आता है, टेस्टिस या टेस्टिस कह लो, सिंगुलर प्लूरल का फर्क है। फिर अगर हम बात करें आपके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में आते हैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। तो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया मतलब जो बाहर ही रूप में प्रेजेंट है, दैट इज स्क्रोटम एंड पेनिस। वहीं अगर हम बात करें एक्सेसरी ग्लैंड्स की, तो उसमें आती है सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट, बल्बो यूरेथ्रल। बल्बो यूरेथ्रल का ही दूसरा नाम होता है काउपर्स ग्लैंड। याद रखेंगे, सेमिनल वेसाइकल 2 होती हैं, प्रोस्टेट 2 होती हैं और बल्बो यूरेथ्रल 2 होती है। प्रोस्टेट आपकी 1 होती है बेटा, सॉरी, प्रोस्टेट ग्लैंड आपकी 1 होती है, बाकी सब 2 होती है। याद रखेंगे, प्रोस्टेट सिर्फ एक ही होती है। फिर एक्सेसरी डक्ट्स की बात करेंगे तो एक्सेसरी डक्ट्स में आ जाती है आपकी वास डिफरेंस, एपिडिडाइमस, रेटिटेस्टिस, यूरेथ्रा, वास एफरेंशियल, एजैक्युलेटरी डक्ट। हर चीज को हम ड्रॉ करेंगे, बनाएंगे, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर हम देखें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम, तो आपके एनसीईआरटी के अंदर ये 2 डायग्राम दे रखे हैं। अगर हम थोड़ा डेप्थ में जाएं तो हम देख सकते हैं हमारी जो स्क्रोटम है इसके अंदर है टेस्टिस। टेस्टिस पर क्या है, एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस से निकल रही है वास डिफरेंस। ये है यूरिनरी ब्लैडर। ये यूरिनरी ब्लैडर के अंदर नहीं जा रही, उसके पीछे से जा रही है, याद रखेंगे, पोस्टीरियरली लूप करती है ओवर यूरिनरी ब्लैडर। अंदर जाके मिलती है सेमिनल वेसाइकल जो आपकी 2 होती हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं। फिर यहाँ पे कॉमन इजैक्युलेटरी डक्ट बनाती है, जो आगे जाके प्रोस्टेट जो कि 1 है और बल्बो यूरेथ्रल जो कि 2 है, इनसे मिलती है। ये अपनी सिक्रीशंस देती हैं। स्पर्म बेटा इन तीनों ग्लैंड के सिक्रीशंस के साथ मिलकर कहलाता है सीमन, और वही सीमन इस यूरेथ्रल मिएटस से बाहर निकल जाता है। पेनिस के जो इनलार्ज पार्ट होता है उसे कहते हैं ग्लैंड्स पेनिस और पूरे को कहते हैं पेनिस। ठीक है, यूरेथ्रा जो होती है मेल्स के अंदर, यहीं से यूरिन भी पास होता है, यहीं से सीमन भी पास होता है। इट इज अ कॉमन यूरिनोजेनाइटल डक्ट। फिर अगर हम बात करें टेस्टिस के क्रॉस सेक्शन की, अगर आप टेस्टिस को जूम करके देखोगे, इसमें बहुत सारे जो ये खाली कंपार्टमेंट्स हैं, इन्हें कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। ये लोब्यूल्स होते हैं, मतलब एक तरीके के कमरे हैं, जिन कमरे में कौन रह रही है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती हैं स्पर्म बनाती हैं, और वो स्पर्म कहाँ जाता है, वो स्पर्म जाता है रेटिटेस्टिस में। रेटिटेस्टिस से वास एफरेंशिया से वो जाता है एपिडिडाइमस में, और एपिडिडाइमस से वो जाता है वास डिफरेंस से ऊपर की ओर। अगर हम बात करें इसकी सीक्वेंस की, तो आप लोगों को सीक्वेंस पता होनी चाहिए कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से कहां गया, रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस से कहां गया, वास एफरेंशिया। फिर कहां गया, एपिडिडाइमस, और फिर गया वास डिफरेंस में। मैंने शॉर्ट में लिखा है, बट बेटा आप लोगों को ये बनाना है, पाथवे आना चाहिए आपको। अगर हम बात करें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का, दैट इज टेस्टिकुलर लोब्यूल का, अगर आप क्रॉस सेक्शन काटोगे तो आपको ऐसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दिखेंगे। इन ट्यूब्यूल्स में 2 टाइप के सेल्स होते हैं।
कौन से? स्पर्मेटोगोनिया जो आपके स्पर्म्स बनाते हैं, सर्टोली सेल्स जो स्पर्म को न्यूट्रिशन देता है, अरे बेटा खाना खा ले, भूखा मत जा घर से, राइट। और ये इंटरस्टिशियल स्पेस है, तो इसमें इंटरस्टिशियल सेल्स को क्या कहते हैं? लीडिक सेल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड्स एज वेल एज फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इसके अलावा यहाँ पे इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगर हम ये आपकी बुक के अंदर डायग्राम दे रखा है टेस्टिकुलर या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का अच्छे से। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या है? हमने बोला दो टाइप के होते हैं, जिसमें मेल जर्म सेल माने स्पर्मेटोगोनिया जो स्पर्म्स बनाते हैं, और सर्टोली सेल्स क्या करते हैं? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। लीडिक सेल्स क्या करते हैं भाई? सेक्स हार्मोन्स दैट इज एंड्रोजेंस बनाते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन। आगे अगर हम बढ़ेंगे, पाथवे ऑफ स्पर्म, हम देख चुके हैं कि भाई सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रेटिटेस्टिस, वास एफरेंशिया, एपिडिडाइमस और वास डिफरेंस में जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सेसरी डक्ट क्या करती हैं? स्टोर करती हैं और ट्रांसपोर्ट करती हैं स्पर्म को। अगर हम देखें रेटिटेस्टिस ने क्या किया? सेमिनिफेरस से ट्यूब्यूल से जो है बेटा, सबसे पहले स्पर्म कहाँ आता है? रेटिटेस्टिस के अंदर आता है। रेटिटेस्टिस वास एफरेंशिया में खुलती है। वास एफरेंशिया बेटा 10 से 20 नंबर में होती है। ये रेटिटेस्टिस से एपिडिडाइमस तक स्पर्म को पहुंचाती है। एपिडिडाइमस यार देखने में तो तुम्हें बहुत छोटा लगेगा, बट ये एक्चुअली 6 मीटर कॉइल्ड होता है, 6 मीटर कॉइल्ड। इसमें स्पर्म जो होता है टेम्पररी स्टोर होता है, मैच्योरेशन होता है उसका, ठीक है। टेस्टिस के पीछे वाली साइड पे लोकेटेड होता है। वास डिफरेंस क्या कर रही है भाई? स्पर्म की ट्रांसपोर्टर है, उसकी गड्डी है, गड्डी जहां गाड़ी चलाता है, जहां से जो स्पर्म है बेटा आपकी टेस्टिस से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर के पीछे जो रास्ता है जाने तक का, वो वास डिफरेंस के थ्रू जाता है। इट लूप्स ओवर यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर नहीं पीछे की तरफ जाती है। इजैक्युलेटरी डक्ट कैसे बनता है? याद रखेंगे दो चीजों से, वास डिफरेंस से और सेमिनल वेसाइकल की डक्ट से। बात करें यूरेथ्रा, यूरेथ्रा मैंने आपको बताया यूरिनोजेनाइटल डक्ट है, यहीं से यूरिन निकलेगा, यहीं से सीमन निकलेगा, मतलब स्पर्म निकलेगा। बात करें एक्सेसरी ग्लैंड्स की, 3 ग्लैंड्स थी, 2 सेमिनल वेसाइकल, 1 प्रोस्ट्रेट और 2 बल्बो यूरेथ्रल। सेमिनल वेसाइकल कहाँ है भाई? यूरिनरी ब्लैडर के पीछे है। पोस्टीरियर, ये प्रोस्ट्रेट कहाँ है? यूरिनरी ब्लैडर के नीचे है। और प्रोस्ट्रेट के नीचे कौन है? दैट इज बल्बो यूरेथ्रल। सेमिनल वेसाइकल का काम क्या है? ये कितना सिक्रीशन देती है स्पर्म को? 60 to 70%। ये कितना सिक्रीशन देती है? 25 to 30%। ये कितना देती है? 5 to 10%। अगर हम बात करें सेमिनल वेसाइकल क्या सिक्रीट करवाती है? सेमिनल वेसाइकल सिक्रीट कराती है फ्रक्टोज और प्रोस्टाग्लैंडिन्स, याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोस्टेट क्या कराती है? सिक्रीट कैल्शियम। और अगर हम बात करें आपकी बल्बो यूरेथ्रल, तो इट हेल्प्स इन म्यूकस, जो लुब्रिकेशन करने में मदद करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया ऑफ मेल में अगर हम देखें यूरेथ्रा है, दैट इज यूरिनोजेनाइटल डक्ट। अगर आप बात करेंगे पेनिस है और ग्लैंस पेनिस है। ग्लैंस पेनिस जो होता है आगे का इनलार्ज पार्ट होता है, इनलार्ज पार्ट होता है आगे का ग्लैंस पेनिस, और बाकी होती है पूरी पेनिस, ठीक है। चलेंगे आगे। अब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम को हमेशा से स्केयरक्रो की तरह याद रखना है। बीच वाला पार्ट जो है यूट्रस है, साइड में फैलोपियन ट्यूब है। फैलोपियन ट्यूब के अगर आप देखोगे 3 हिस्से होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो आप देख रहे हो दैट इज फिम्बरी। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आप देख रहे हैं दैट इज फिम्बरी। फिम्बरी के ऊपर अगर आप ये फनल शेप देख रहे हो, दिस इज इनफंडिब्यूलम। यहां से अगर आप थोड़ा ऊपर जाएंगे तो आपको दिखेगा एम्प्यूला और फिर इस्थमस, ठीक है। 3 पार्ट होते हैं, इनफंडिब्यूलम, एम्प्यूला और इस्थमस, ठीक है। इस्थमस जो है बेटा फैलोपियन ट्यूब को यूट्रस से कनेक्ट कर रहा है। यूट्रस में अगर हम बात करें तो यूटेराइन फंडस, यूट्रस की बॉडी और सर्विक्स, 3 पार्ट होते हैं इसके। अगर आप यहाँ बात करेंगे दिस इज योर वेजाइना, और वेजाइना और सर्वाइकल यहाँ पे है सर्वाइकल कैनाल। वेजाइना और सर्वाइकल कैनाल को मिला के कहलाते हैं बर्थ कैनाल, ठीक है। आपकी फैलोपियन ट्यूब कितनी लंबी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर की होती है। चलिए एक एक करके हम इसके सारे पार्ट्स को पढ़ते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आप देखेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मतलब ओवरीज, जो हार्मोन्स भी बनाएगा और गैमीट्स भी बनाएगा। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में क्या आ गए? एक्सेसरी ग्लैंड्स, ठीक है। एक्सेसरी ग्लैंड्स में एक्सेसरी ग्लैंड्स नहीं, ये हैं एक्सेसरी डक्ट्स। इन डक्ट्स में क्या क्या आ गया? फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजाइना, सर्विक्स। अगर हम एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की बात करें तो मॉन्स, प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, माइनोरा, हाइमेन एंड क्लाइटोरिस। बात करें एक्सेसरी ग्लैंड्स की तो इसमें मेमरी ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड और पैरायूरेथ्रल ग्लैंड, जिसमें आपके एनसीईआरटी में सिर्फ मेमरी ग्लैंड दे रखी है, बट आपको नाम पता होने जरूरी है। चलिए आप लोग देख सकते हैं ऐसा डायग्राम दे रखा है, याद रखना ये आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है, इसके यहाँ पर आप देख सकते हो ये रहा यूट्रस, और जो यूट्रस के ऊपर इधर आप देखेंगे है रेक्टम। तो बेसिकली आपका जो यूट्रस है यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर रेक्टम के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये डायग्राम हमने देख लिया। यूट्रस की बेटा 3 लेयर्स होती हैं। सबसे अंदर वाली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान टूट के गिरती है दैट इज एंडोमेट्रियम। बीच की जहां पे फीमेल को कॉन्ट्रैक्शन होते हैं दैट इज मसल्स होती है मायोमेट्रियम, और सबसे बाहर की होती है पेरीमेट्रियम।
चलिए अगर हम अब ओवरी का सेक्शन देखें, क्रॉस सेक्शन, तो ओवरी के क्या होते हैं, अंदर दो हिस्से होते हैं, दैट इज कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। मेड्यूला जो अंदर का रीजन होता है, इसमें ब्लड वेसल्स और नर्व्स होती हैं। जो कॉर्टेक्स रीजन है, यहाँ पे होते हैं फॉलिकल्स का डेवलपमेंट, प्राइमरी थोड़ा छोटा, सेकेंडरी बड़ा, टर्शरी बड़ा, ग्राफियन बड़ा, और जब ग्राफियन फूट के निकलता है तो इसमें से सेकेंडरी oocyte बाहर रिलीज हो जाता है और बचा हुआ हिस्सा सिकुड़ के कॉर्पस लूटियम बना लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फेलोपियन ट्यूब 10 से 12 सेंटीमीटर की, 3 पार्ट्स हैं। इनफंडिब्यूलम क्या है, जिसमें फिमरी है और फनल शेप था। एम्प्यूला कहाँ है, जहां फर्टिलाइजेशन होता है। आप इसको एग्जैक्टली एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन भी कह सकते हो। और इस्थमस क्या है, क्लोजेस्ट पार्ट टू यूट्रस। अगर हम बात करें यूट्रस कैसा है भाई, उल्टा पियर शेप्ड होता है, इन्वर्टेड पियर शेप। 3 लेयर है, एंडोमेट्रियम जो सबसे अंदर लाइन होती है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान सबसे ज्यादा चेंजेस इसी में आते हैं। मायोमेट्रियम जिसमें क्या है, स्मूथ मसल्स हैं। और पेरीमेट्रियम सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया को बेटा कहा जाता है वल्वा, वुल्वा, वल्वा। ठीक है, अगर आप बात करें, इसमें सबसे ऊपर होती है मॉन्स प्यूबिस। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये जो रीजन बेटा जहां पर बाल उगे हैं, दैट इज द प्यूबिक हेयर है, ये थोड़ी कुशन ऑफ फैटी टिश्यू होती है, इसे कहते हैं मॉन्स प्यूबिस। अगर हम बात करें लेबिया माइजोरा और माइनोरा, तो आप यहाँ 2 फोल्ड ऑफ लेयर ऑफ टिश्यूज देख सकते हैं, दैट इज लेबिया माइजोरा एंड लेबिया माइनोरा। 2 लेयर देखेंगे। लेबिया माइजोरा क्या है, फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू है, जो मॉन्स प्यूबिस से वेजाइना की ओपनिंग तक कवर कर रही है, मॉन्स प्यूबिस से वेजाइना की ओपनिंग तक कवर कर रही है। फिर आप देखेंगे लेबिया माइनोरा, तो लेबिया माइनोरा बेटा माइजोरा के अंदर प्रेजेंट है, ये आप देख सकते हैं अंदर की तरफ प्रेजेंट है इसके। बात करेंगे क्लाइटोरिस की, तो भाई क्लाइटोरिस जो है, क्लाइटोरिस जो है ये हिस्सा है जो आप देख सकते हैं, दैट इज द क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस की सबसे खास बात क्या होती है, ये एक इरेक्टाइल टिश्यू है। जैसे मेल्स में इरेक्टाइल टिश्यू होती है पेनिस, वैसे ही फीमेल्स में इरेक्टाइल टिश्यू होती है क्लाइटोरिस। उसके बाद अगर हम बात करें हाइमेन, तो हाइमेन क्या होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है मैम, अगर आप देखेंगे आपकी वेजाइनल ओपनिंग जो है, इसके ऊपर हल्की सी पार्शियल मेम्ब्रेन होती है, जिसे हम कहते हैं हाइमेन। क्या होता है, ड्यूरिंग फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स या फिर हॉर्स राइडिंग, बाइसिकल राइडिंग, ठीक है, स्प्रिंट रेस में आपने कोई पार्टिसिपेट कर लिया या फिर टैम्पॉन्स का यूजेज किया, उसकी वजह से कई बार ये मेम्ब्रेन टूट जाती है। पर बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि मेम्ब्रेन का टूटना मतलब वर्जिनिटी। अगर किसी लड़की की फर्स्ट नाइट पर ये ब्रेक होकर अगर ब्लड नहीं आता, तो बहुत लोग कहते हैं शी इज नॉट अ वर्जिन, बट इट इज टोटली अ मिथ, इट इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी, क्योंकि नॉर्मली भी पार्शियल मेम्ब्रेन है, टूट सकती है कोई झटका आने से, बाइसिकल राइडिंग या किसी चीज से। बात करते हैं हम अगर फीमेल्स में एक्सेसरी ग्लैंड्स की, तो हमने बोला कि मेमरी ग्लैंड ही है। मेमरी ग्लैंड में अगर आप देखेंगे, ये हर फीमेल प्राइमेट मैमल के अंदर प्रेजेंट होती है। इसमें ये कौन सी मसल के ऊपर लोकेटेड होती है, जो ब्रेस्ट होती है मेमरी ग्लैंड, दैट इज पेक्टोरालिस मेजर मसल के ऊपर लोकेटेड होती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे आपको बहुत सारा फैट दिखेगा, बिकॉज जो मेमरी ग्लैंड होती है उसके अंदर काफी फैट होता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसमें अगर आप देखेंगे आपको बड़े बड़े ऐसे ऐसे ना गुच्छे दिखेंगे, इन्हें कहते हैं क्या, मेमरी लोब्स। मेमरी लोब्स एक मेमरी ग्लैंड के अंदर 15 से 20 होते हैं। अगर आप इन मेमरी लोब्यूल्स के अंदर देखोगे तो आपको छोटे छोटे मेमरी एल्वियोलाई नजर आएंगे। ठीक है, मेमरी एल्वियोलाई जो होते हैं बेटा मिल्क बनाते हैं और उसको स्टोर करते हैं। उसके बाद क्या होता है, यहाँ से छोटे छोटे अंदर ही मेमरी ट्यूब्यूल्स और मेमरी डक्ट होते हैं। वहां से जो है अगर आप ये देखेंगे कुछ इनलार्ज पार्ट होता है जिसे कहते हैं मेमरी एम्प्यूला। यहाँ पर जो मिल्क है टेम्पररी स्टोर होता है। फिर जैसे ही बच्चा निप्पल के थ्रू सक आउट करता है, लैक्टिफेरस डक्ट से निप्पल तक जो है मिल्क पहुंच जाता है। इसी सीक्वेंस में आपको लिखना है, दैट इज मेमरी लोब्यूल से मेमरी एल्वियोलाई, मेमरी ट्यूब्यूल्स, मेमरी डक्ट, मेमरी एम्प्यूला एंड लैक्टिफेरस डक्ट। ऐसे ही जो है मिल्क का पाथवे आपको डिफाइन करना है। देख सकते हैं, दिस इज द निप्पल रीजन। निप्पल के पास जो थोड़ा रीजन होता है डार्क होता है, दैट इज नोन एज एरियोला। अगर आप देखेंगे अगेन यहाँ लोब्यूल्स हैं, इन लोब्यूल्स के अंदर मेमरी एल्वियोलाई हैं और इन्हीं के अंदर डक्ट्स और ट्यूब्यूल्स होते हैं। यहाँ पे जो थोड़ा सा इनलार्ज है वो आपको एम्प्यूला, और यहाँ जो डक्ट दिख रही है दैट इज लैक्टिफेरस डक्ट। अगर हम बात करें मिल्क कैसे बनता है मैम, तो आप मेमरी एल्वियोलाई को जब क्रॉस सेक्शन को काट के देखोगे, यहाँ 2 टाइप के सेल्स प्रेजेंट हैं। एल्वियोलर एपिथेलियम जिन पे प्रोलैक्टिन हार्मोन एक्ट करके इनसे मिल्क बनवाता है, तो मिल्क एक्चुअली यहाँ बनता है और ल्यूमेन में इकट्ठा हो जाता है। पर भाई ल्यूमेन में तो नहीं रहेगा, आगे भी तो जाना पड़ेगा मिल्क को। जब बच्चा निप्पल सक करेगा तो मिल्क भी आगे मूव करेगा। तो यहाँ पे मायो एपिथेलियल सेल्स होते हैं, यहाँ ऑक्सीटोसिन हार्मोन इन सेल्स पर काम करता है, तो ये मिल्क इजेक्शन करते हैं, मतलब ये कंप्रेस होता है और मिल्क जो है आगे की तरफ मूव करता है। चलिए अगर हम आगे बढ़ते हैं, गैमेटोजेनेसिस माने गैमेट फॉर्मेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म बनना, oogenesis मतलब ओवा बनना।
स्पर्मेटोजेनेसिस कब शुरू होता है बेटा? प्यूबर्टी में ही मेल्स के अंदर स्पर्म बनना शुरू होता है और स्पर्म फॉर्मेशन जो है पूरी जिंदगी होता है, मतलब चाहे मेल जो है बूढ़ा हो जाए या यंग रहे, वो पूरी जिंदगी जो है स्पर्म फॉर्मेशन होता है। अगर आप बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस की तो हम बात करते हैं हमारे अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। उन 46 में अगर आप बात करें डिप्लॉइड होते हैं। मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी के दौरान होता है, जिसमें क्या होता है स्पर्मेटोगोनिया। मैंने आपको दिखाया था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर सेल्स थे स्पर्मेटोगोनिया। ये करते हैं माइटोसिस, और जब माइटोसिस होता है तो क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, 46 के 46 ही रहे और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या करता है? मियोसिस 1। मियोसिस 1 करेगा तो क्या बनते हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये करेगा मियोसिस 2। मियोसिस 2 करेगा तो बन जाएंगे स्पर्मेटिड्स, और स्पर्मेटिड्स से बनेंगे स्पर्म्स। तो अगर हम कहते हैं स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, और इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। अब यहाँ पे याद रखना है क्रोमोसोम नंबर हाफ कब होता है? मियोसिस 1 में। यहाँ तक 46 था, यहाँ पे 23 हो गया, उसके बाद सिर्फ मियोसिस 2 हो रहा है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं। हाफ कब हुए? जब मियोसिस 1 हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जब बना। अगेन यही चीज है, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनना, स्पर्मियोजेनेसिस मतलब स्पर्मेटिड से स्पर्म बनना, और स्पर्मिएशन मतलब होता है जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के जो ल्यूमेन के अंदर स्पर्म को सिक्रीट कर देते हैं, दैट इज स्पर्मिएशन। स्पर्म का पीएच 7.2 से 7.5 पीएच होता है। सर्टोली सेल्स भी बेटा एक फैक्टर सिक्रीट करते हैं जिसे कहते हैं स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। अगर हम बात करें मेल में जो हार्मोनल रेगुलेशन कैसे होता है, हाइपोथैलेमस बेटा एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसे कहते हैं जीएनआरएच, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जो एंटीरियर पिट्यूटरी को ऑर्डर देता है कि तू रिलीज कर एफएसएच और एलएच। एफएसएच क्या करता है? सर्टोली सेल्स पे एक्ट करवाता है और स्पर्मियोजेनेसिस भी करवाता है, ठीक है, स्पर्मेटिड से स्पर्म भी बनवाता है। एलएच क्या करता है? ये लीडिंग सेल्स पर एक्ट करके जो मेल हार्मोन्स हैं दैट इज एंड्रोजेंस और टेस्टिकुलर हार्मोन्स को बनवाता है। इसमें आपको यही ध्यान रखना है कि एलएच क्या कर रहा है और एफएसएच क्या कर रहा है। ये चीज तो ऑलरेडी बहुत इजीली याद हो जाती है, यहाँ पर फोकस देंगे। स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है भाई? इसका हेड होता है, हेड के ऊपर आप देखेंगे एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम में क्या होते हैं? बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। दिस इज एक्रोसोम, दिस इज अ कैप लाइक स्ट्रक्चर। हेड है, नेक है और टेल है। नेक के अंदर क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। अरे भाई एनर्जी तो चाहिए ना, स्पर्म को क्या करना है? फीमेल के ओवा तक पहुंचना है, तो इसको चाहिए बहुत सारी एनर्जी। तो ये भागने के लिए यहाँ पे इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और इसकी पूरी बॉडी जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो स्पर्म होता है बेटा, एक हेल्दी मेल 2.5 to 5 ml ऑफ सीमेन सिक्रेट करता है, जिसमें 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं, और जिसमें 60% जो स्पर्म होते हैं वो जो होने चाहिए बेटा परफेक्ट शेप और साइज में होने चाहिए। उसमें से 40% जो होते हैं विग्रसली मोटाइल होने चाहिए, उन्हें दौड़ना आना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। oogenesis क्या होता है भाई? oogenesis स्पर्मेटोजेनेसिस में थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है, याद रखेंगे। oogenesis में क्या होता है? शुरुआत में बनता है oogonia। oogonia कब बनता है बेटा? जब फीमेल जो होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज या मदर के वूम में होती है। ये क्या करता है? माइटोसिस करके बनाता है प्राइमरी oocyte। अब भाई प्राइमरी oocyte जब मियोसिस करता है तो लड़कियों की तरह ये प्रोसेस भी बड़ी नखरीली होती है। ये प्रोसेस जो है बेटा अटक जाती है। ये कहती है ना 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 मैं मूव नहीं करूंगी, मैं प्रोफेज 1 में डिप्लोटीन स्टेज में अटक जाऊंगी। फिर क्या होता है बेटा? फीमेल जो है बर्थ होता है, प्यूबर्टी हिट होती है। जैसे ही प्यूबर्टी हिट होती है इसका मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाता है और ये बनती है फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte में। अब ये सेकेंडरी oocyte को क्या करना है? मियोसिस 2। अब मियोसिस 2 भी अगेन फीमेल है भाई, नखरे तो चलेंगी। तो यहाँ पे मियोसिस 2 जो है बेटा अटक जाता है स्टेज पे, दैट इज मेटाफेज 2 पे ये अटक जाता है। और फिर ये कंप्लीट कब होता है? जब इसका दूल्हा दैट इज स्पर्म आएगा। अगर स्पर्म आएगा और सेकेंडरी oocyte से मिलेगा तभी वो सेकेंड पोलर बॉडी और ओवम बनाएगी। पूरा oogenesis डिपेंड करता है, अगर एंड में स्पर्म आकर नहीं मिला तो oogenesis कंप्लीट नहीं होता है, सेकंड मियोसिस डिवीजन कंप्लीट नहीं होती है। याद रखेंगे कि पहली मियोटिक डिवीजन कौन से स्टेज में रुकी? दैट इज डिप्लोटीन ऑफ प्रोफेज 1 और ये भाई रुका मेटाफेज 1 में, ठीक है, मैं सॉरी मेटाफेज 2 में 1 बोल दिया मैंने, है ना, ठीक है, उसमें ये रुक जाता है। चलिए अब अगर आप देखेंगे इसके फॉलिकल का भी डेवलपमेंट होता है, जिसको हम धीरे धीरे पढ़ेंगे कि फॉलिकल्स कैसे डेवलप होते हैं आगे। अब ये फॉलिकल्स को देखो, सबसे पहला होता है प्राइमरी फॉलिकल। इस फॉलिकल के अंदर होता है प्राइमरी oocyte। आप देख सकते हैं प्राइमरी oocyte होता है इस फॉलिकल के अंदर, और इनमें येलो येलो जो आप देख रहे हो दीज आर ग्रैन्युलोसा सेल्स। जैसे ही फॉलिकल का साइज बढ़ता जाएगा उसी तरह इसमें चेंजेस आएंगे। पहले क्या था? इसके ऊपर सिर्फ एक ही लेयर थी, थीका लेयर, जो आगे जाके डिफरेंशिएट हो जाती थीका इंटरना और एक्सटर्ना में, और साइज भी आप देखोगे तो बढ़ चुका है। फिर जब ये टर्शरी फॉलिकल बनाती है तो इसमें क्या होता है? एक फ्लूइड फिल कैविटी एंट्रम बन जाती है। यहाँ पर ये प्राइमरी oocyte से अब सेकेंडरी oocyte बन चुका है। अब
आगे जब ये ग्राफियन फॉलिकल बनाएगी तो इसके चारों ओर एक लेयर आ जाएगी, दैट इज जोना पेल्यूसिडा। ग्रैन्युलोसा सेल्स भी बढ़ गए, ठीक है, एक्सटर्ना इंटरना भी रहेगी, पर मेजर चेंजेस क्या है, साइज बढ़ने के साथ एंट्रम बना, जोना पेल्यूसिडा भी दिखने लगी। तो ये चीजें अगर हम देखेंगे फॉलिकुलर डेवलपमेंट। फीमेल्स के अंदर भी हार्मोनल रेगुलेशन है, हाइपोथैलेमस ऑर्डर देगा एंटीरियर पिट्यूटरी को, एफएसएच जो है क्या करेगा, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट करेगा और ग्रैन्युलोसा सेल्स भी बनाएगा। कहते हैं जितना ग्रैन्युलोसा सेल्स होगा उतना एस्ट्रोजन सिक्रीट होगा, मतलब सबसे कम एस्ट्रोजन इस टाइम पे और सबसे ज्यादा एस्ट्रोजन इस टाइम पे, क्योंकि जितने ग्रैन्युलोसा सेल उतना एस्ट्रोजन। एलएच जो है, एलएच क्या करेगा, ओव्यूलेशन कराएगा, ओव्यूलेशन होगा विच मीन सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा और कॉर्पस लूटियम का फॉर्मेशन होगा। कॉर्पस लूटियम भी बेटा दो टाइप के हार्मोन सिक्रेट करता है, दैट इज थोड़ा बहुत एस्ट्रोजन और थोड़ा बहुत मतलब अच्छी क्वांटिटी में प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन क्या करता है, एंडोमेट्रियम का डेवलपमेंट और उसका मेंटेनेंस करता है प्रोजेस्टेरॉन। अगर हम आगे बढ़ेंगे, ओवरी का क्रॉस सेक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, मेड्यूला रीजन, कॉर्टेक्स रीजन, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होते हुए। चलिए ये बेटा आप लोगों की एनसीईआरटी में स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का डायग्राम दे रखा है। अगर हम बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में दो टाइप के इवेंट्स होते हैं, जो यूट्रस के अंदर हो रहे हैं और जो ओवरी के अंदर हो रहे हैं। यूट्रस में क्या हो रहा है, मेंस्ट्रुअल मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रही है, फॉलिकल्स बन रहे हैं तो प्रोलिफरेटिव फेज, और ग्लैंड्स अच्छे से डेवलप हो रही हैं, सेक्रेटरी फेज। सेम फॉलिकुलर, ओव्यूलेटरी एंड लूटियल फेज। अगर मैं इसको अच्छे से दिखाऊं आप लोगों को, तो ये चार्ट है आपका। भाई फीमेल को मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है 3 से 5 दिन, तब तक हुई उसकी ब्लीडिंग, दैट इज द मेंस्ट्रुअल फेज। फिर क्या हुआ, इस टाइम कोई भी फॉलिकल डेवलप नहीं हो रहा था, सारे हार्मोन्स भी स्टेबल थे। जैसे ही फीमेल के पीरियड्स या मेंस्ट्रुअल साइकिल दैट इज मेंसेस खत्म हुए, अच्छे से एंडोमेट्रियम की लेयर वापस डेवलप होनी शुरू हो जाएगी अच्छे से। इस दौरान क्या हुआ, एफएसएच और एलएच भी अच्छे खासे चल रहे थे, फॉलिकल्स भी जो है अच्छे से डेवलप होने लग गए थे, ठीक है, फॉलिकल भी जो है अच्छे से डेवलप होने लग गया था, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ग्राफियन। अब जैसे ही 14th डे आया विच मींस ओव्यूलेशन का दिन, जिस दिन ये ग्राफियन फॉलिकल फटा उसे कहते हैं ओव्यूलेशन। उस दिन जो होता है एफएसएच और एलएच की पीक आती है, पीक मतलब हाईएस्ट अमाउंट में ये सिक्रीट होते हैं उस दिन और ओव्यूलेशन होती है। पर मैम ये एस्ट्रोजन 13th डे पे क्यों हाई दिखा रहा है, भाई एस्ट्रोजन की पीक एक दिन पहले बहुत हाई क्यों है, क्योंकि एस्ट्रोजन हाई कब होगा, जब ग्रैन्युलोसा सेल सबसे ज्यादा होंगे। तो ग्राफियन फॉलिकल में ग्रैन्युलोसा सेल सबसे ज्यादा है, इसलिए एस्ट्रोजन यहाँ सबसे ज्यादा है। फिर अगर आप देखोगे कॉर्पस लूटियम बन गया, एफएसएच एलएच नॉर्मल हो चुके हैं, ग्लैंड्स अच्छे से, यूट्रस बहुत अच्छे से डेवलप हो रहा है। पर कॉर्पस लूटियम दो हार्मोन सिक्रेट करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, इसलिए कॉर्पस लूटियम बनने के दौरान एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की पीक आती है। याद रखेंगे सिर्फ एक ही ऐसा हार्मोन है जिसकी इस पूरी साइकिल में 2 बार पीक आती है, दैट इज एस्ट्रोजन। अगर आप यहाँ देखेंगे मेंस्ट्रुअल फेज 3 से 5 दिन का है, इसमें आपके एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का कोई रोल नहीं रहता है, कॉर्पस लूटियम डीजेनरेटेड है, यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम लेयर है ब्रेक होके बाहर आ रही है, ब्लीडिंग हो रही है फीमेल को। फॉलिकुलर और प्रोलिफरेटिव फेज में जो है एलएच और एफएसएच स्टिमुलेटेड रहते हैं, फॉलिकल्स अच्छे से बन रहे हैं, एंडोमेट्रियम भी अच्छे से बनी हुई है। ओव्यूलेशन डे पर एफएसएच और एलएच की भाई पीक आ जाती है, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है और एंडोमेट्रियम और अच्छे से डेवलप होने लगती है। लूटियल और सिक्रीटरी फेज 14th डे के बाद वाले दिन है, इस टाइम पे प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन बनेंगे। क्यों, क्योंकि भाई इस टाइम कॉर्पस लूटियम का फॉर्मेशन हो रहा है और एंडोमेट्रियम की लेयर अच्छे से डेवलप रहती है, इसके बाद वापस से साइकिल कंटिन्यू होने लगती है। बात करते हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन का। आपके छोटा सा येलो बॉक्स में एनसीईआरटी का पैराग्राफ दे रखा है कि भाई अपने हैंड्स वॉश करिए, अपने पैड्स को अच्छे से डिस्पोज ऑफ कीजिए, फ्लश में ना फेंकिए, अपने आसपास की चीजों को साफ रखिए, ठीक है, बेसिक स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई जो स्पर्म है ओवा तक पहुंचने के लिए किन दिक्कतों से गुजरता है। तो भाई इंसेमिनेशन के दौरान 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स जो है फीमेल के यूट्रस में जाते हैं, जिसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, कैपेसिटेशन, एग्लूटिनेशन, अगर आप देखेंगे एक्रोसोमल रिएक्शन, स्पर्म बाइंडिंग एंड सिनगैमी। कैपेसिटेशन क्या होता है भाई, स्पर्म को अगर अपनी स्पीड बढ़ानी है तो उसको क्या करना पड़ेगा, ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं इनको रिमूव कर दिया जाता है, तो स्पर्म का जो मूवमेंट है विप्लैश हो जाता है, इसको कहते हैं कैपेसिटेशन। फिर अगर आप देखोगे कि भाई स्पर्म को कैसे पता, जो स्पर्म यहाँ पे घुस रहा है उस स्पर्म को कैसे पता मुझे लेफ्ट लेना है कि राइट लेना है, वो चीज बेटा उसको बताते हैं, यहाँ पे लगे होते हैं कुछ केमिकल रिसेप्टर्स स्पर्म और ओवा पे जो इसको इसी के टुवर्ड्स डायरेक्ट करते हैं। अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप की, दैट इज एक्रोसोमल रिएक्शन। इसका मतलब होता है भाई अगर जो स्पर्म है इस स्पर्म को भाई अंदर घुसना है तो सबसे पहले उसको ये कोरोना रेडिएटा की लेयर तोड़नी पड़ेगी। तो कोरोना रेडिएटा लाइसिन उस एंजाइम से तोड़ेगा। इधर इसके बीच में कुछ हाइलुरोनिक एसिड के बॉन्ड्स होते हैं। स्पर्म को घुसने के लिए 3 लोगों से लड़ना है, पहले कोरोना रेडिएटा से, फिर हाइलुरोनिक एसिड से, फिर जोना पेलुसिडा से लड़ेगा। तो इसी तरह इसके 3 एंजाइम है, कोरोना रेडिएटा को तोड़ने के लिए कोरोना रेडिया पेनिट्रेटिंग एंजाइम, हाइलुरोनिक एसिड को तोड़ने के लिए हाइलुरोनिडेज, जोना पेलुसिडा को तोड़ने के लिए जोना पेलुसिडा लाइसिन, ठीक है, जो जोना पेलुसिडा को ब्रेक करेगा। फिर जो स्पर्म होता है बेटा ये बाइंड करता है सेकेंडरी oocyte से, तभी बनता है ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी। आगे मूव करते हैं हम, तो सिनगैमी क्या होता है, जब स्पर्म और ओवा मिल गए तो बन जाता है जाइगोट।
बात करेंगे क्लीवेज क्या होता है भाई। क्लीवेज मतलब आपका जाइगोट जो है कंटिन्यूसली डिवाइड करता है, मतलब जाइगोट ऐसा है तो फिर वो आता है 2 सेल स्टेज, 3 सेल स्टेज, फिर 4 सेल स्टेज, ऐसे कर करके आपका जो जाइगोट है 8 सेल स्टेज पे पहुंचता है, दैट इज 8 सेल स्टेज जिसे कहते हैं मॉर्यूला, और 16 सेल स्टेज को कहते हैं लेट मॉर्यूला। और जब वो डेवलप हो जाता है और अच्छे से उसे कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट, जिसमें बेटा इसका इम्प्लांटेशन कौन सी स्टेज पे होता है, दैट इज इन द ब्लास्टोसिस्ट स्टेज, इसी को क्लीवेज कहते हैं। इम्प्लांटेशन के दौरान क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम के पास आता है और इसके अंदर एम्बेड हो जाता है अच्छे से, तभी आगे जाके बच्चे में डेवलप होगा। अगर हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट कैसे होता है, ब्लास्टोसिस्ट में सबसे बाहरी लेयर होती है जिसे कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट के अलावा अंदर होते हैं बेटा कुछ सेल्स जिन्हें कहते हैं आईसीएम या इनर सेल मास, ये ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर है। तो ये ब्लास्टोसिस्ट क्या करता है, यूट्रस की लेयर से अटैच होता है और इम्प्लांट होता है और फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है। गैस्ट्रुलेशन के दौरान बेटा मतलब जब इम्प्लांटेशन हो गया, बच्चा डेवलप हो रहा है, तो 3 लेयर्स बनती हैं, दैट इज एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। प्लेसेंटा बेटा, अब बच्चे और मदर के बीच में कोई कनेक्शन तो होना चाहिए, बच्चा कहाँ से न्यूट्रिशन लेगा, कहाँ से एक्सक्रीशन करेगा, तो एक छोटा सा कनेक्शन होता है बच्चे और मदर के बीच में, दैट इज प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का काम क्या होता है भाई, ऑक्सीजन दूंगी, CO2 दूंगी, खाना दूंगी और एक्सक्रीशन भी कर दूंगी इसी के थ्रू। फिर आप देख सकते हैं बेटा, ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये यूट्रस है, ये बच्चा ग्रो कर रहा है, ये बच्चा मदर से अपने आप से यहाँ पे अम्बेलिकल कॉर्ड होती है, फिर आगे जाके ये प्लेसेंटा से मदर से कनेक्ट होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे प्लेसेंटा में हमने हार्मोन्स के कुछ नाम हैं जो स्पेसिफिकली उसी टाइम पे प्रेजेंट होते हैं, HCG ह्यूमन कोरियाना ग्रैनोटाफिन, HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन जो मिल्क सिंथेसिस कराने में मदद करता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है, प्यूबिक बोन जो होती है, प्यूबिक सिम्फाइसिस को थोड़ा वाइडन कर देता है, जिससे इजीली जो फीमेल अपने यूट्रस से बच्चे को बाहर निकाल पाए। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई कुछ हार्मोन्स को मेंशन करो ड्यूरिंग प्लेसेंटा फॉर्मेशन, तो आप उनको मेंशन कर सकते हैं। अब बच्चे का डेवलपमेंट कौन से सेमेस्टर मतलब कौन से महीने में कितना हो जाता है, अगर हम बात करें पहले ट्राइमेस्टर की, तो भाई पहले 4 महीने में बच्चे की हार्ट बीट सुनाई देने लग जाती है, हार्ट बीट। फिर 8 महीने बाद भाई बच्चे के लिम्स मतलब हाथ और पांव और उसकी उंगलियां डेवलप होने लग जाती हैं। जब 12 हफ्ते हो जाते हैं तब बेटा क्या होता है, बच्चे के एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स और उसके मेजर ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं। 20 हफ्ते में क्या हो जाता है, फर्स्ट मूवमेंट मतलब बच्चा मारने लगता है किक, जिसे आप कहते हो 5वां महीना। 5th मंथ में बेटा बच्चा मारने लगता है किक, दैट इज द फर्स्ट मूवमेंट। और 24 महीने पूरे होते हैं तो बॉडी जो है उस पे हेयर आ जाते हैं, आई लैशेज, आईब्रो सब डेवलप हो जाता है। और 36 हफ्ते मतलब 9वें महीने में बच्चा फुली डेवलप हो जाता है और डिलीवरी के लिए रेडी हो जाता है। बात करेंगे बेटा डिलीवरी कैसे होती है। जब डिलीवरी होती है तो अचानक से एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होता है, जिससे क्या होता है, सिग्नल जाता है। और सिग्नल कब जाता है, आप सोचो बच्चे को डिलीवर करने के लिए सिग्नल 2 चीज देती हैं, जो फुली डेवलप फीटस है और प्लेसेंटा, बच्चे पे सिग्नल आता है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन शुरू होते हैं। अब बच्चा बाहर धकेला जाएगा तो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स होगा, ऑक्सीटोसिन बेटा रिलीज होता है जो यूट्रस की मायोमेट्रियम लेयर को और कॉन्ट्रैक्ट करता है और बेटा बच्चा बाहर की तरफ पुश होता है। थोड़ी देर बाद बच्चा डिलीवर होता है, उसके 20-25 मिनट बाद प्लेसेंटा भी बाहर आ जाती है। बात करें लैक्टेशन की, लैक्टेशन वाले पैराग्राफ में 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। जो सबसे पहला मदर का मिल्क होता है उसे कहते हैं कोलोस्ट्रम, ठीक है, विच इज काफी न्यूट्रिशियस, उसमें काफी एंटीबॉडीज होती है, बच्चे के लिए बहुत जरूरी होता है। और जो फीमेल है वो ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है बेटा, बच्चे को वेरी करता है 3 मंथ 6 मंथ जब तक करा रही है वो करा सकते हैं, दैट इज लैक्टेशन पीरियड, ठीक है। अब हम शुरुआत तो हम मूव करते हैं हमारे सेकंड चैप्टर पे, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो भाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम सबसे पहले पढ़ते हैं हेल्थ की डेफिनेशन क्या होती है। हर चीज की अच्छी खासी डेफिनेशन में WHO जी पहले आके अपनी डेफिनेशन देते हैं। तो भाई WHO ने बोला कि भाई हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग। पर क्यों हम हेल्थ की बात क्यों करते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी तो कुछ होता है। भाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हम डिफाइन करते हैं जब कोई इंसान रिप्रोडक्शन के हर एस्पेक्ट में हेल्दी होता है, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अगर हम बात करें भाई बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़े जा रही थी तो कुछ कंट्रीज थी, इंडिया उनमें से पहली कंट्री थी भाई, वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज जिसने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1951 में लॉन्च किया हुआ। आपको बताइए पॉपुलेशन कहाँ बूम कर रही है हमारी। अब ये फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम थोड़े बेटर पर्सपेक्टिव से रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम या RCH के नाम से लॉन्च हुआ। इस प्रोग्राम ने क्या क्या पॉइंट्स दिए, अगर आप इस प्रोग्राम के पॉइंट्स देखेंगे तो इस प्रोग्राम ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भाई इम्यूनाइजेशन कराओ, मदर की केयर करो बच्चा देने से पहले, बच्चा देने के बाद, हर बच्चे को सेक्स एजुकेशन की नॉलेज दो। उसके अलावा फैमिलीज को बताओ कि भाई बच्चों की जो है हमारे दो भाई छोटी छोटी फैमिलीज कराओ, ऐसा नहीं कि 10-10 बच्चे कर रहे हैं लोग। उनको बताओ कि बच्चे इक्वल प्रोपोर्शन में होने चाहिए, तभी तो आप उनकी टेक केयर कर पाओगे। हर जगह बेटा उसके एड्स, विजुअल एड्स, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, हर चीज को प्रमोट किया गया। अब प्रमोट करने के लिए एड्स लगा दिए, टीवी में चला दिया, FM में बता दिया, हर जगह इसके बारे में बताया गया। काफी अच्छा प्रोग्राम था। अगर हम बात करें पॉपुलेशन की तो भाई इंडिया में ऐसा कहा जाता है, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड इफ यू आर टॉकिंग, 2011 सेंसस जब पॉपुलेशन काउंट हुई थी तो हमने देखा कि उसके बाद जब वापस से हमने 2011 में देखा, पहले
जो पॉपुलेशन थी भाई ऐसा था कि 16 लोग थे, हर 1000 पे 16 नए लोग आ रहे थे। पर हमने देखा कि 2% इंक्रीमेंट बाद में 20 लोग आने पड़े, हर 1000 लोगों पर बढ़ने लगे। मतलब पॉपुलेशन की अगर आप रेट देखेंगे भाई तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस आर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज लेस देन 2%। हम ज्यादा बढ़ोतरी नहीं करे बट यस बढ़ने लग गई थी पॉपुलेशन। अगर आप बात करेंगे वर्ल्ड पॉपुलेशन आज की डेट में 8.1 बिलियन है और वैसे इंडिया की 1.4 बिलियन है। 2000 और 2011 की याद रखने की कोशिश करेंगे, 6 बिलियन वर्ल्ड की, इंडिया की 1 बिलियन, 2011 में 7 बिलियन और इंडिया की 1.2 बिलियन। इसे आप डेटा को याद कर सकते हैं। अगर हम बात करेंगे भाई किसी पॉपुलेशन का साइज कैसे डिपेंड करता है, भाई कितने लोग उधर की डेथ हुई, कितने लोग पैदा हुए। तो अगर आप बात करेंगे डेथ रेट पे, कितनी जो मदर होती है बेटा बच्चे को जन्म देते समय ही डेथ हो जाती है, दैट इज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। कितने बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं, ठीक है, डेथ हो जाती है, दैट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। नंबर ऑफ पीपल कितने हैं बेटा उस रिप्रोड्यूसिबल एज में, कितने लोग हैं जो बच्चा पैदा करने के केपेबल हैं उस एज में, हेल्थ फैसिलिटीज कैसी हैं, इन सब चीजों पे पॉपुलेशन का साइज बहुत मैटर करता है। भाई फिर गवर्नमेंट ने क्या किया मैम, गवर्नमेंट ने भी तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ किया होगा। बिल्कुल, गवर्नमेंट ने नारे लगवाए, लोगों से पोस्टर बनवाए, हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार, वन चाइल्ड अडॉप्ट करो, ठीक है, एक ही बच्चा पैदा करो। फिर मोटिवेट करा स्मॉल फैमिलीज के लिए, स्लोगन्स लाए, फीमेल की शादी की एज 18 और मेल की 21, ठीक है, और उन्होंने इंसेंटिव दिए। भाई छोटे लोगों को क्या होता है, अगर स्मॉल फैमिली है, अगर आप स्मॉल फैमिली करोगे तो हम आपको इंसेंटिव देंगे, ठीक है। फिर भाई बर्थ कंट्रोल मेथड्स, तो अगर आप बात करेंगे बच्चे को कंट्रोल करने के भी कुछ मेथड्स होने चाहिए वरना पॉपुलेशन बूम करेगी। तो एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव में क्या क्या चीजें होनी चाहिए भाई, यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए, हर जगह अवेलेबल होनी चाहिए, इफेक्टिव भी होनी चाहिए, रिवर्सिबल भी होनी चाहिए, देन कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होने चाहिए, और भाई कोई किसी की लिबिडो मतलब सेक्सुअल डिजायर में इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए। आगे मूव करेंगे तो देयर आर टू प्रिंसिपल मेथड्स, एक होते हैं नेचुरल मेथड और एक होते हैं आर्टिफिशियल मेथड। अगर आप नेचुरल मेथड की बात करेंगे ये थोड़े रिस्की होते हैं बट इनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते बिकॉज दीज आर नेचुरल मेथड्स। अगर हम बात करें इसमें सबसे पहले आता है पीरियोडिक एब्सिटेंस। पीरियोडिक एब्सिटेंस मतलब अगर कोई इंसान सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10th to 17th डे के बीच में तो वो काफी रिस्की पीरियड होता है। इस पीरियड के अलावा अगर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है तो प्रेग्नेंट होने के चांस कम हो जाते हैं, तो इस पीरियड को अवॉइड किया जा सकता है। देन विड्रॉल मेथड क्या होता है कि जब भाई स्पर्म या सीमेन का इजैक्यूलेशन होने वाला है तभी मेल अपने पेनिस को बाहर, दैट इज ऑलरेडी बाहर की तरफ निकाल लें, दैट इज प्रायर टू इजैक्यूलेशन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से विड्रॉ कर लें, उसे कहते हैं विड्रॉल मेथड और कोइटस इंटरप्टस। फिर थर्ड मेथड आता है लैक्टेशन एमनोरिया, कि जब फीमेल अपने ब्रेस्ट फीडिंग के ड्यूरेशन में होती है दैट इज अराउंड 6 मंथ्स आपकी एनसीईआरटी कहती है, तो उस दौरान जो फीमेल होती है उसके प्रेग्नेंट होने के चांस कम होते हैं। हालांकि दीज ऑल मेथड्स आर वेरी रिस्की बट दीज कम अंडर नेचुरल मेथड्स। फिर हम बात करते हैं आर्टिफिशियल मेथड्स, तो इसमें भाई बहुत सारे आते हैं, बैरियर मेथड्स, स्पर्मिसाइडल जेलीज, आईयूडीज वेरी इंपॉर्टेंट, पिल्स इंपॉर्टेंट, इंजेक्शंस एंड इम्प्लांट्स, इमरजेंसी एंड सर्जिकल मेथड्स। तो आइए थोड़ा थोड़ा करके सबको पढ़ते हैं। तो भाई बैरियर मेथड के अंदर क्या आते हैं, भाई बैरियर मेथड में हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि भाई मैम कॉन्डम्स, तो क्या कॉन्डम्स मेल और फीमेल दोनों के लिए आते हैं? बिल्कुल बेशक दोनों के लिए आते हैं। ये सेल्फ इंसर्टेड होते हैं। अगर आप बात करेंगे मेल में जो कॉन्डम है पेनिस के ऊपर पहना जाता है, फीमेल में जो है वेजाइना और सर्विक्स के अंदर इंसर्ट किया जाता है। क्या कॉन्डम्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं? तो यस, बिकॉज कॉन्डम्स आर दी ओनली मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से बचाते हैं, याद रखेंगे। फिर आते हैं भाई डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्ट्स, ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से नहीं बचाते, ये रीयूजेबल होते हैं और ये एज अ बैरियर एक्ट करते हैं सर्विक्स पे, ठीक है, ताकि क्वाइटस के दौरान जो है स्पर्म्स जो ज्यादा अंदर ना जा सकें। देन आते हैं स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज और फोम्स। अगर कोई कॉन्डम्स के यूजेज के साथ इन जेलीज और क्रीम्स को लगा रहा है जो कि स्पर्मिसाइडल हैं तो वो काफी ज्यादा इफेक्टिव मेथड कहलाता है। अगर हम बात करें आईयूडीज, भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आईयूडीज। अगर आप बात करेंगे सारे इंपॉर्टेंट में सबसे इंपॉर्टेंट आईयूडी ही है। आईयूडी भाई डॉक्टर या प्रोफेशनल नर्स द्वारा इंसर्ट किए जाते हैं। अगर आप देखेंगे देयर आर टू टाइप्स मेनली, नॉन मेडिकेटेड जिसमें आता है आपका लिपर्स लूप, और मेडिकेटेड में आती है कॉपर रिलीजिंग और हार्मोन रिलीजिंग। कॉपर रिलीजिंग में एग्जांपल याद रखेंगे, दैट इज कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टीलो 375। यहां हम बात करेंगे हार्मोन रिलीजिंग में तो प्रोजेस्टा 60 एंड एलएनजी 20, ठीक है। ये सब क्या करते हैं बेसिकली, अगर आप इन आईयूडीज को इंसर्ट करवाते हैं, इन आईयूडीज को अगर इंसर्ट कोई करवाता है तो उसका जो स्पर्म है, स्पर्मिसाइडल होती है, कॉपर रिलीज करेंगी तो स्पर्म की डेथ हो जाएगी, उससे स्पर्मिसाइडल हार्मोन्स जो है रिलीज करेंगे, स्पर्म की एक्टिविटी को सप्रेस करती हैं बेसिकली।
अगर हम बात करें ओरल पिल्स की तो देखा दो तरीके की पिल्स आती हैं, एक आती हैं स्टेरॉइडल, एक आती हैं नॉन स्टेरॉइडल। अगर हम बात करें नॉन स्टेरॉइडल पिल्स तो बहुत फेमस पिल थी जिसे कहते हैं सहेली, जिसे वंस अ वीक पिल भी कहा जाता था, मतलब एक हफ्ते में एक ही बार लेनी थी। ये पिल क्या करती थी कि अगर जो ब्लास्टोसिस्ट आ रहा है वो एंडोमेट्रियम से चिपक ही नहीं पाता था, क्योंकि एंडोमेट्रियम के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती थी। ठीक है, काफी अच्छी खासी इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव थी। अगर हम बात करें स्टेरॉइडल कॉन्ट्रासेप्टिव की तो इसमें आपकी कुछ पिल्स आती हैं जिनमें हार्मोन्स का कॉम्बिनेशन होता है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का। ये पिल्स क्या होती हैं, महीने में 21 दिन लेनी होती है, 21 डेज लेनी होती है, और 7 डेज आपको इनको गैप में छोड़ सकते हो। 21 दिन लेनी है। और ये कब शुरू करते हैं भाई, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल के तीसरे या 5वें दिन से इनको खाना शुरू करते हैं 21 दिन तक, उसके बाद 7 दिन का गैप लेते हैं। ये पिल्स काफी इफेक्टिव होती हैं और बहुत कम साइड इफेक्ट्स होते हैं। और अगर आप बात करेंगे जो सहेली पिल थी वो लखनऊ में यूपी में जो है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डेवलप करी थी। आगे मूव करेंगे, इम्प्लांट्स। इन इम्प्लांट्स को स्किन के अंदर इंसर्ट किया जाता है, दैट इज सबडर्मली। ये क्या करते हैं, स्किन के अंदर हार्मोन्स रिलीज करते रहते हैं, जिससे जो है बेटा फीमेल का जो सर्विक्स है या सर्वाइकल म्यूकस है वो स्पर्म की रिटार्ड कर देता है, स्पर्म को अच्छे से वहां पे स्पर्मिसाइडल होता है इन शॉर्ट। ठीक है, ये इम्प्लांट्स भी बहुत लोग यूज करते हैं। अगर हम बात करें इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, मान लीजिए कोई फीमेल है, उन्हें पता चल रहा है कि भाई वो प्रेग्नेंट हो गई हैं और सिर्फ 72 आवर्स ही हुए हैं, तो एक पिल आती है जिसे कहते हैं आई पिल, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आईयूडीज का भी इस्तेमाल किया जाता है कॉन्ट्रासेप्शन प्रिवेंट करने के लिए, या फिर पिल्स का कॉम्बिनेशन भी दिया जाता है। अगर हम बात करें सर्जिकल और स्टरलाइजेशन मेथड, अब भाई कोई चाहता है परमानेंटली ही क्योर हो जाए, तो भाई जिन लोगों के बच्चे हो गए होते हैं जो सेटिस्फाइड है हमें अब और बच्चे नहीं करने, तो अगर कोई मेल है, ठीक है, मेल चाहता है कि यार मेरा सर्जिकली आप ऐसा कर दो कि स्पर्म्स जो है ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाए, तो आप मेल्स के अंदर वैसेक्टॉमी करते हो जिसमें वासा डिफरेंस को कट एंड टाई कर दिया जाता है, तो स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन रुक जाता है। वहीं फीमेल में ट्यूबिकटॉमी कर दो, फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर दो, तो भाई ओवा का ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा। वहीं अगर आप बात करेंगे परमिशन, भाई आप बताइए एमटीपी दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब अबॉर्शन। भाई कोई फीमेल को अबॉर्शन कराना है, यार मेरा बच्चा डेवलप हो गया अब मुझे इसको अबॉर्ट करवाना है, तो भाई दो ही सिनेरियो होते हैं, या तो 12 हफ्ते से कम हुए हैं या 12 हफ्ते से ज्यादा हो गए हैं। तो इन कंडीशंस में क्या किया जाता है, ये एक्ट जो है 2017 में इसका एक अमेंडमेंट एक्ट आया था कि भाई कोई भी इलीगल अबॉर्शन नहीं कराया जाएगा, क्योंकि इससे क्या होता है डिक्रीज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होती है। एमटीपी जो है बेटा ये सिर्फ 12 हफ्ते तक सेफ, 12 वीक्स तक सेफ कहते हैं, उसके बाद जो होता है ये थोड़े से रिस्की हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप इसमें बात करेंगे तो ऐसा कहा जाता है कि अगर 12 हफ्ते तक ही एमटीपी करानी है तो एक ही डॉक्टर की परमिशन चाहिए, पर अगर 12 हफ्ते से ज्यादा हो गए हैं प्रेगनेंसी को तो 2 डॉक्टर्स का कंसेंट चाहिए होता है, दोनों का कॉमन डिसीजन होना चाहिए, तभी अबॉर्शन किया जाता है। अब एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर हमें किसी भी बच्चे को जानना है कि यार जब वो मदर के वूम्ब में है, ठीक है, मदर के वूम्ब में है, जब बच्चा पेट के अंदर है मतलब यूट्रस के अंदर है, तो उसके अंदर कोई जेनेटिक एबनॉर्मैलिटी तो नहीं, उसका सेक्स ऑफ द चाइल्ड क्या होगा वो हम डिटरमाइन करते हैं एमनियोसेंटेसिस टेक्निक से, मतलब हम इंजेक्शन के थ्रू एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर एक्सट्रैक्ट करके उससे पता करते हैं। बट इसी चीज का बहुत लोग मिसयूज करने लग गए, वो लोग बच्चों का पता करते थे जेंडर, और अगर फीमेल बच्चा होता था तो उसको मार देते थे, फीमेल फीटिसाइड हो जाता था, इसलिए सेक्स डिटर्मिनेशन को बैन कर दिया गया। एमनियोसेंटेसिस का यूज जेनेटिकल एबनॉर्मैलिटी के लिए किया जा सकता है बट नॉट फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। बात करें हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस की, तो भाई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस जो होते हैं कौन सी एज में होते हैं, ज्यादातर 15 से 24 साल की उम्र में। आपकी एनसीईआरटी में 3 टाइप के दे रखे हैं, बैक्टीरिया में गोनोरिया, सिफिलिस, क्लेमाइडियासिस, प्रोटोजोन में ट्राइकोमोनियासिस, और वायरल में जेनाइटल हर्पीस, हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल वॉर्ड्स और एड्स। इतना ही याद रखेंगे, उससे ज्यादा उसमें कुछ दे नहीं रखा है कि भाई बैक्टीरियल प्रोटोजोन क्योरेबल है, वायरल डिजीज यूजुअली क्योर नहीं होती हैं। ये यूजुअली किससे फैल जाते हैं, जैसे एड्स, हेपेटाइटिस, अगर आप किसी की नीडल शेयर करेंगे ड्यूरिंग ड्रग्स या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू या मदर से फीटस के थ्रू भी वायरस ट्रैवल कर सकता है। अब हम बात करें सिम्टम्स क्या हैं, अगर किसी को एसटीडी हुई है तो अर्ली उसके वहां पे कोई फ्लूइड डिस्चार्ज हो सकता है, खुजली हो सकती है, पेन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है। अगर वो चीज बढ़ गई तो पूरे यूट्रस के अराउंड इन्फ्लेमेशन हो सकती है, स्टिल बर्थ मतलब डेड बेबी पैदा हो सकता है, कैंसर, इनफर्टिलिटी, मतलब वो काफी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन की बात हो रही है। इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है कि अवॉइड हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विद मल्टीपल पार्टनर्स एंड ट्राई यूजिंग कॉन्डम्स ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, बिकॉज कॉन्डम्स ही एक लौता तरीका है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से बचाता है। इनफर्टिलिटी क्या होती है, अगर कोई कपल बेटा 2 साल तक सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है पर उन्हें बच्चा नहीं होता तो उनको रिकमेंड किया जाता है कि भाई आप लोग अब इनफर्टिलिटी की टेक्निक्स अप्लाई करें ताकि आप बच्चा कर सकें। बच्चा ना होने के बहुत रीजंस हो सकते हैं, डिजीज हो गई, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, कॉन्जेनाइटल या इम्यूनोलॉजिकल। बात करें आप भाई बच्चा कैसे कर सकते हैं, 2 टेक्निक है, इन विट्रो एंड इन वीवो। इन विट्रो मतलब भाई दैट इज परफॉर्म्ड आउटसाइड द बॉडी, मतलब टेस्ट ट्यूब या लेबोरेटरी में, या फिर वो टेक्निक्स जो बॉडी के अंदर ही परफॉर्म की जाएंगी इन वीवो। इन विट्रो के अंदर जिफ्ट और आईसीएसआई आती है,
और इन विवो में गिफ्ट और एआई आती है। गिफ्ट टेक्निक क्या होती है? दिस इज कॉल्ड एज टेस्ट ट्यूब बेबी। हम मतलब मेल से और फीमेल से स्पर्म और ओवा लेते हैं या डोनर से, टेस्ट ट्यूब में उसको जाइगोट बनता है। अगर जाइगोट जो है 8 सेल स्टेज पे है तो हम उसे फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं। अगर 8 सेल स्टेज से ज्यादा हो गया तो हम उसे यूट्रस में इम्प्लांट कर देते हैं। इसे आईयूटी भी कहते हैं, दैट इज इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। टेस्ट ट्यूब बेबी भी इसी को कहा जाता है। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन क्या होता है कि भाई मेल के स्पर्म को यहाँ पे स्पर्म के न्यूक्लियस को निकाला जाता है और फीमेल के ओवा में इंजेक्ट कर दिया जाता है। ये सब कुछ लेबोरेटरी में हो रहा है, इसलिए ये इन विट्रो टेक्निक का पार्ट है। अगर आप देखेंगे गिफ्ट टेक्निक मतलब गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ये एक इन विवो टेक्निक है। तो हम क्या करते हैं भाई, जो फीमेल है मान लो वो बच्चा पैदा नहीं कर पा रही, ओवा नहीं बना पा रही, तो हम एक डोनर फीमेल का ओवा जो है फीमेल के ओवा में, फीमेल के यूट्रस में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है? मान लीजिए कोई हस्बैंड है या वो अपने स्पर्म्स जो है उनके स्पर्म्स अच्छे से नहीं बन रहे हैं, डेवलप नहीं हो पा रहे हैं या इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, तो हम किसी डोनर मेल का स्पर्म लेके फीमेल के जो है यूट्रस या सर्विक्स के अंदर या उधर इंजेक्ट आउट कर सकते हैं, दैट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर सकते हैं। ठीक है। अडॉप्शन, अगर भाई मान लो कोई इन तरीकों से नहीं हो रहा, कुछ कोई चाहता है नहीं करने मुझे तरीके, वो अडॉप्शन कर सकता है, बिकॉज इंडिया में लीगल है। आप लीगल मेथड्स के थ्रू एक ऑर्फन बच्चे जिनका कोई घर बार नहीं उनको अडॉप्ट कर सकते हैं। चलिए भाई अब हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। ठीक है, तो अब हमारा थर्ड चैप्टर शुरू हो जाता है, दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। अब इसको शुरू करते हैं कि भाई हमने पढ़ा है, भाई वहीं पे अगेन हेल्थ वाली डेफिनेशन आ जाएगी कि भाई हेल्थ क्या होती है? इट इज अ फिजिकल मेंटल स्टेट ऑफ सोशल इमोशनल वेलबींग। अगर हम बात करें तो भाई गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस था जो भाई कहता था कि अगर कोई इंसान फिट कैसे है, जब उसकी बॉडी के फ्लूइड्स में बैलेंस है। ह्यूमर यहाँ पे तुम्हारा मजाक वाला नहीं, ह्यूमर यहाँ पे है फ्लूइड्स। फ्लूइड्स माने तुम्हारे गैस्ट्रिक फ्लूइड्स, लिवर के फ्लूइड्स, इन हर चीज का बैलेंस है तो तुम हेल्दी कहलाओगे। ठीक है। पर क्या हुआ, ये जो था भाई इसको बहुत लोगों ने रिजेक्ट करा, पर यहाँ पर किसने रिजेक्ट किया, मेनली डिसअप्रूव किया, दैट इज विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी करी थी और इन्होंने डिसअप्रूव किया था गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर हम देख लेते हैं कि भाई बहुत सारे हम लोगों ने देखा कि हमारी बॉडी की सेहत कौन कंट्रोल करता है, भाई इम्यून सिस्टम करता है। ठीक है। आगे अगर हम बढ़ते हैं, हेल्थ इज नॉट सिंपली एब्सेंस ऑफ डिजीज और फिजिकल फिटनेस। अगर मेरी एब्स बन जाए, मेरी बॉडी एकदम मस्कुलर हो जाए तो मैं फिट नहीं हो जाऊंगी। फिट मतलब होता है इन ऑल टर्म्स। अब आगे बढ़ते हैं भाई, डिजीज क्या होता है? इट इज अ स्टेट ऑफ अ बॉडी, जब कोई ऑर्गन एडवर्सली अफेक्ट होता है या प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा होता है तब हम कहते हैं भाई इसको कोई बीमारी हो गई है। अगर हम बात करें, यहाँ पर इन्होंने बताया है कि डिजीज में साइंस और सिम्टम्स भी नजर आते हैं। क्या पैरामीटर रहते हैं भाई? देयर आर 2 टाइप ऑफ डिजीजेस, नॉन इन्फेक्शियस एंड इन्फेक्शियस। नॉन इन्फेक्शियस किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन के कॉन्टैक्ट में नहीं होती है। इन्फेक्शियस जो है एक पर्सन से दूसरे इंसान में जरूर फैल जाते हैं, छींकते हो आपकी एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू, आपके टच के थ्रू। ठीक है। एग्जांपल, नॉन इन्फेक्शियस में कैंसर, इन्फेक्शियस में एड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। पैथोजन क्या होते हैं भाई? डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, याद रखेंगे। अब यहाँ पे हम डिजीजेस पढ़ते हैं तो भाई अलग अलग टाइप की डिजीज होती हैं, जैसे बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, प्रोटोजोअन डिजीज, हेलमेंथिक डिजीज, वायरल डिजीजेस। अगर आप यहाँ बात करेंगे कि किस मोड ऑफ मेथड से, ट्रांसमिशन से, तो भाई आपके छींकने से या आपकी हवा से कौन कौन सी बीमारियां फैल सकती हैं? बैक्टीरियल, भाई निमोनिया और डिप्थीरिया आपके छींकने से फैल सकती हैं, ये बैक्टीरियल बीमारी है। कॉमन कोल्ड और स्मॉल पॉक्स भी आपके छींकने से फैल सकती हैं, ये वायरल डिजीज है। इन दोनों में ऐसी कोई डिजीज नहीं जो एयर से फैल रही है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से कौन सी फैलती है? टेटनस, भाई अगर कहते हैं जंक वाली सेफ्टी पिन लग गई। ठीक है। स्मॉल पॉक्स ये टच से फैल रही है, बाकी इसमें कोई नहीं है। कंटामिनेटेड फूड और वाटर से फैलती है टाइफाइड एंड डिसेंट्री, और भाई पोलियो भी इसी से फैल रही है। फिर कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से अमीबियासिस और हेलमिंथिस में एस्केरियासिस। बात करें इंसेक्ट, इंसेक्ट से यूजुअली आप देखोगे चूहा या मच्छर, इनसे ही फैलने वाली। बैक्टीरिया में आती है प्लेग, वायरल में चिकनगुनिया, डेंगू, प्रोटोजोअन में मलेरिया और इसमें फिलेरियासिस, हेलमिंथिक डिजीज में। बॉडी फ्लूइड से कौन सी फैलती है कि बॉडी के फ्लूइड्स के कांटेक्ट में आने से? बैक्टीरिया में सिफिलिस, वायरल में एड्स, प्रोटोजोअन में ट्राइकोमोनियासिस और हेलमिंथिक में कोई भी नहीं है। ठीक है। ये सारी डिजीजेस है, आपको याद रखना है कौन सा मोड ऑफ ट्रांसमिशन से कौन सी फैल रही है। अगर हम बात करें कि भाई हम अपना हाइजीन कैसे मेंटेन कर सकते हैं, हम बीमारी से कैसे बच सकते हैं, अब ये चीज बहुत ज्यादा नॉर्मल है। खुद की सफाई रखो, डेली नहाओ धो, ये चीजें बेटा एग्जाम में तुम्हें ज्यादा सोचने में आनी नहीं चाहिए। तुम सिर्फ मेजर पॉइंट याद रखोगे तो अंदर का कंटेंट आप खुद भी लिख सकते हो। भाई सीधी बात है, रोज नहाओ धो, अपने आसपास की सराउंडिंग साफ रखो, पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखो। पब्लिक वॉशरूम्स में जा रहे हो, पॉट्स को क्लीन करके बैठो। ठीक है। कंटिन्यूस उसका क्लीनिंग कराओ, डिकंटामिनेशन कराओ। कोशिश करो जिस इंसान को बीमारी उससे क्लोज कॉन्टैक्ट नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखो। वेक्टर्स जैसे मच्छर होते हैं, जहां पानी कलेक्ट होता है वहां मच्छर हो जाते हैं, देखो कि वहां पे किसी जगह पानी कलेक्ट ना हो, तुम स्प्रे वगैरह लगाओ, हर चीज। चलो बैक्टीरियल डिजीज में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली दैट इज टाइफाइड। टाइफाइड किससे होती है? सबसे इंपॉर्टेंट, हमें हर डिजीज में उसका कॉजेटिव एजेंट पता होना चाहिए, कौन से ऑर्गन्स को खराब कर रही है और क्या सिम्टम्स हैं। अगर हम बात करें सैल्मोनेला टाइफी
इसका कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है? विडाल टेस्ट। कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करती है? स्मॉल इंटेस्टाइन को, धीरे धीरे पूरी बॉडी में फैल जाता है। इसका सबसे कॉमन सिम्टम है, इसमें एक सस्टेनेबल फीवर रहता है 39 to 40 डिग्री सेल्सियस का आपके पेट में। अब सीधी सी बात है, कोई भी चीज जो खाने से फैल रही हो तुम्हारे पेट को, एब्डोमेन को अफेक्ट करेगी ही। फिर लॉस ऑफ एपेटाइट, खाना खाने का मन नहीं करेगा चीजें। फिर भाई निमोनिया, निमोनिया किससे होती है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe, दोनों नाम आपके एनसीईआरटी में है। ये किसको अफेक्ट करता है? आपकी एल्वियोलाई ऑफ लंग में। एल्वियोलाई ऑफ लंग में फ्लूइड भर जाता है बेसिकली। इस कंडीशन में एल्वियोलाई में क्या भर जाता है? फ्लूइड भर जाता है। क्या होता है? सांस लेने में दिक्कत आने लगती है, फीवर होता है, हेडेक होता है, ठीक है, चेस्ट में पेन रहता है, और सीवियर कंडीशंस में जो लिप्स हैं, नेल्स हैं, थोड़े ब्लूइश ग्रेइश होने लग जाते हैं बिकॉज ऑक्सीजन प्रॉपर्ली नहीं पहुंच पा रही है। अगर हम देखें आपकी टाइफाइड जो बीमारी थी, टाइफाइड में एक बहुत फेमस स्टोरी है टाइफाइड मैरी की, जो एक प्रोफेशनल कुक थी जिनकी वजह से भाई यूएसए के अंदर बहुत लोगों को टाइफाइड फैला था। उनका नाम काफी फेमस है, टाइफाइड मैरी। वायरल डिजीज में आप देखेंगे कॉमन कोल्ड है, किससे होती है? राइनो वायरस से होती है। नोज या रेस्पिरेटरी पैसेज से हो सकती है। सिम्टम क्या होते हैं भाई? ऑफकोर्स आपके जुकाम में क्या होता है मैम? नाक बंद हो गई, नेजल कंजेशन हो गया, सांस लेने में दिक्कत है, सोर थ्रोट है, हेडेक है, थकान महसूस हो रही है पूरा दिन। और कॉमन कोल्ड आपकी लंग्स को अफेक्ट क्या कर रहा है? इट डज नॉट इन्फेक्ट लंग्स, ठीक है, ऐसा नहीं है आपके एल्वियोलाई को अफेक्ट नहीं कर रहा है, ये 3 से 7 दिन में ठीक हो जाता है। हेलमेंथिक डिजीज में आपके एनसीईआरटी में 2 ही दे रखी हैं, एस्कैरियासिस एंड एलिफेंटियासिस। एस्कैरियासिस में एस्कैरियस से होती है, राउंड वर्म से होती है, इंटेस्टाइन में होता है, और जो चीज हमारी इंटेस्टाइन में है तो वो क्या कर सकती है? आपकी इंटेस्टाइन में परफोरेशन, इंटरनल ब्लीडिंग कर सकती है, आपकी इंटेस्टाइन में पेन हो सकता है, ब्लॉकेज हो सकता है। पैथोजन अगर हम बात करें, एलिफेंटाइसिस एक बीमारी होती है बेटा जिसमें आपकी लोअर बॉडी की लिम्फ नोड्स जो हैं स्वेल हो जाती हैं, इवन जेनाइटल रीजन्स की भी स्वेल हो जाती हैं। तो अगर हम बात करें विशेरिया बैनक्रॉफ्टी या विशेरिया मलाई, इसे कॉज करते हैं, ये लो लिम्फेटिक वेसल्स को करती है अफेक्ट। ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कराती है जगहों पर, यूजुअली लिम्स और जेनाइटल एरियाज का। अगर हम बात करेंगे फंगल डिजीज, तो भाई बचपन से सबको हो रहा है, रिंग वॉर्म हर जगह हो जाता है ना, ठीक है। माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटॉन एपिडर्मोफाइटॉन से होता है, जनराहेंस के स्किन, नेल्स और स्कैल्प रीजन में होता है। आपके ये जहां भी होता है वहां काफी खुजली होती है और काफी ड्राइनेस हो जाती है उस पर्टिकुलर एरिया में। रिंग वॉर्म्स आपको ऐसे कॉमनली दिख जाएंगे। हीट, अब बताओ, रिंग वॉर्म फंगस से होता है और फंगस हमेशा उसी जगह उगती है जहां थोड़ा हीट या मॉइस्चर मिलता है, इसलिए कहते हैं गीले कपड़े पहनते नहीं है, हमेशा सुखा के कपड़े पहनो। प्रोटोजोन डिजीज में आती है अमीबियासिस, जिसको अमीबिक डिसेंट्री भी कहते हैं। एंड अमीबा हिस्टोलिटिका से होती है, लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। जो भी चीज बेटा आपकी इंटेस्टाइन को अफेक्ट कर रही है वो आपको क्या कराएगी? एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, कॉन्स्टिपेशन, स्टूल्स में ब्लड क्लॉट्स भी निकल सकते हैं, जो एक्सक्रीटा होगी। अगर हम बात करें मलेरिया की, तो मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम से होता है, पी वाइवैक्स, पी फैल्सीफेरम, पी मलेरिए, पी ओवेल, आरबीसी को अफेक्ट करता है। बॉडी में चिल्स आते हैं, मलेरिया में बहुत ठंडक लगती है, कभी गर्मी लगती है, कभी कुछ होता है, मतलब ना ठंडी गर्मी सब कुछ लगता रहता है बार बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप मलेरिया की लाइफ साइकिल देखेंगे तो अब यहाँ पे बहुत ध्यान देना, लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम कैसे शुरू करते हैं भाई? जैसे मच्छर ने काटा, जैसे ही मच्छर काटता है तो उसकी सलाइवा के अंदर एक इन्फेक्टिव स्टेज होता है जिसे हम कहते हैं, उसकी सलाइवरी ग्लैंड में होते हैं स्पोरोजोइट, दैट इज द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम। ये स्पोरोजोइट से इसे काटता है। ये स्पोरोजोइट्स जो हैं सीधा हमारे लिवर सेल्स में हिपैटोसाइट्स को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद वो हमारे हिपैटोसाइट को अफेक्ट करके आरबीसी के अंदर घुसते हैं। आरबीसी में घुसने के बाद ये जो हीमोग्लोबिन है उसको हीमोजोइन में कन्वर्ट कर देते हैं। किस में कन्वर्ट कर देते हैं? हीमोग्लोबिन को हीमोजोइन में कन्वर्ट कर देते हैं। और उसके बाद ये आरबीसी के ऊपर अपने गैमीट्स बना लेते हैं जो ब्लड में रिलीज हो जाते हैं, मेल और फीमेल गैमीट्स। और वो गैमीट्स जब वापस कोई दूसरा मच्छर आपको काटेगा तो उसकी जो गट के अंदर ये गैमीट्स चले जाएंगे, फर्टिलाइजेशन होगा उन गैमीट्स का और वापस वो सलाइवा में, सलाइवरी ग्लैंड में स्टोर हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ स्पोरोजोइट्स। तो ये छोटी सी साइकिल है पर काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब एड्स क्या है? काफी इंपॉर्टेंट। 1981 में पहला केस रिपोर्ट हुआ था। अराउंड 25 मिलियन लोग एड्स से अफेक्ट हो चुके हैं पास्ट 25 ईयर्स। अगर हम बात करें, ये यूजुअली डेफिशिएंसी होती है, हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। एड्स का हमारे पास आज तक बेटा कोई क्योर नहीं है। ये सिंड्रोम क्यों है? क्योंकि इसमें ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होते हैं। ये एक नॉन कॉन्जेनाइटल है, ये ऐसा नहीं है कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर है। और बेटा इसे बहुत फेटल डिजीज कहते हैं। एड्स में कॉजेटिव एजेंट कौन होता है? दैट इज एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और भाई इसकी लाइफ साइकिल होती है, इसकी लाइफ साइकिल अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे हो रहा है सब कुछ। ये वायरस बेटा बॉडी में कैसे घुस सकता है? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू फ्रॉम द पार्टनर, या फिर मदर से फीटस के थ्रू, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू, या कई लोग होते हैं जो ड्रग्स लेते हैं तो वो एक दूसरे का जो इंजेक्शन होता है कॉमनली यूज करके एक दूसरे में इंजेक्ट करते रहते हैं, तो शेयरिंग ऑफ नीडल से भी हो जाता है। अब इसका प्रोसेस कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ। एग्जैक्टली भाई ये जो रेट्रोवायरस है ये आता है मटकता हुआ। इसके पास क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं पर 2 होते हैं।
ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को क्या करता है हमारी बॉडी में, जैसे मैक्रोफेज या टी हेल्पर सेल्स हैं, ये बेटा फाइट करते हैं किससे, एचआईवी वायरस से। वो कहते हैं वो भाई वायरस आ चुका है, तो अब ये वायरस मान लो मैक्रोफेज के अंदर घुसा, इस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ने क्या किया, इसने सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से डीएनए में कन्वर्ट हो गया, कि दो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए थे, उन्होंने मिलकर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाया, और क्या हुआ था, बेसिक ट्रांसक्रिप्शन, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हुआ है, क्योंकि आरएनए से डीएनए बना है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज हुआ है, फिर ये जाकर जो होस्ट का डीएनए है उसमें जाके चिपक जाता है कि हाँ तुम क्या सोचे तुम्हें अफेक्ट नहीं करूंगा, करूंगा भाई। तो ये होस्ट के डीएनए में इंटीग्रेट हो जाता है, पर इंटीग्रेट कैसे होगा रे, इंटीग्रेज एंजाइम से। तो यहाँ पे हमने देखा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और यहाँ पे हम देखते हैं इंटीग्रेज एंजाइम, जिससे ये इंटीग्रेट हो जाता है, फिर ये मल्टीपल कॉपीज बनाता है और पूरी बॉडी में फैलता है। अगर हम बात करें तो भाई किसको अफेक्ट करता है, ये मैक्रोफेजेस को या टी हेल्पर सेल्स को अफेक्ट करता है। एचआईवी जब इन्फेक्ट करता है, दोनों साम के नाम बचा चुकी हूँ, जैसे ही बेटा रेट्रोवायरस हमारी बॉडी में घुसता है, हमारी बॉडी में टी हेल्पर सेल का नंबर कम होने लगता है, टी हेल्पर सेल का नंबर कम होने लगता है बॉडी में। इनिशियल सिम्टम्स होते हैं भाई, फीवर आ गया, डायरिया आ गया, ठंड लगने लगी ना, ऐसे वेट लॉस होने लग गया। लेटर क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम डेफिशिएंट होता जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, एचआईवी वायरस ये पूरी बॉडी में इस तरीके से फैलता है कि इंसान की इम्यूनिटी कम कर देता है, टी हेल्पर सेल को ही मार रहा है यार ये तो। अगर हम बात करेंगे, देयर इज ऑलवेज अ टाइम लैग बिटवीन, आप लोग को बताती हूँ, जब किसी को एड्स होता है तो जरूरी नहीं है कि उसे एड्स हुआ है तो अचानक सिम्टम्स दिखने लग जाएंगे भाई, कई लोगों को सिम्टम्स दिखने में कुछ महीनों से बेटा कुछ साल भी लग जाते हैं, मतलब एड्स के सिम्टम नजर आने में 5 से 10 साल भी लग सकते हैं। अगर आप बात करेंगे एलाइजा, इसका एक डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, ठीक है, दैट इज आप देख सकते हैं एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ट्रीटमेंट क्या है भाई, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, प्रिकॉशन ले सकते हो और एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स ले सकते हैं, ओके, सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए। कैंसर, भाई कैंसर भी एक बहुत खतरनाक डिजीज है, इसमें सेल की कंटिन्यूसली ग्रोथ होती है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, मतलब सेल कंटिन्यूसली डिवाइड करता जाता है, मतलब सेल रुकता ही नहीं है, स्टॉपेज ही नहीं है, अनकंट्रोल्ड नॉन रेगुलेटेड ग्रोथ। कॉन्टैक्ट इनिबिशन क्या होता है भाई, जब कोई सेल कंटिन्यूसली डिवाइड करता है, मान लो ये कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहा है, तो जैसे ही पड़ोस वाले सेल के कॉन्टैक्ट में आएगा डिवाइड करना रुक जाएगा, पर कैंसर के केस में ऐसा नहीं होता, ये कंटिन्यूसली डिवाइड करता जाता है, ठीक है, विदाउट, इसमें कोई कॉन्टैक्ट इनिबिशन नहीं हो रहा है। अब इसमें दो टाइप के ट्यूमर होते हैं, बिनाइन और मैलिग्नेंट। बिनाइन क्या होते हैं बेटा, जो अपनी खुद की जगह पर ही रहते हैं, ज्यादा बढ़ते नहीं और आसपास की थोड़ा बहुत ही डैमेज पहुंचाते हैं, और मेटास्टेसिस मतलब ये पूरी बॉडी में नहीं फैलते हैं। ये मैलिग्नेंट जो होते हैं कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं, बॉडी में डैमेज करते हैं बहुत सारे आसपास के सेल्स को, और मेटास्टेसिस करते हैं मतलब कंटिन्यूसली डिवाइड होते हैं और फैलते हैं बॉडी के अंदर। अगर हम बात करें तो कोई नॉर्मल सेल होता है, हमारे नॉर्मल सेल्स में प्रोटोऑन्को जीन्स होते हैं या ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होते हैं, ये बेटा उनको डिसेबल कर देता है, जिस वजह से कंटिन्यूसली सेल डिवीजन होता ही रहता है बॉडी के अंदर और कैंसरस सेल्स बन जाते हैं। अगर हम बात करें कैंसर किन चीजों से हो सकता है भाई, एक्सरे रेडिएशन, नॉन आयनाइजिंग, आयनाइजिंग यूवी रेडिएशन, फिजिकल एजेंट्स, बहुत सारी चीजें होती हैं, टबैको, ठीक है, बायोलॉजिकल एजेंट जैसे वायरस वगैरह, इन सब चीजों से ये हो सकता है। इसके डिटेक्शन टेस्ट के लिए आप काफी सारे टेस्ट करा सकते हैं, बायोप्सी करा सकते हैं, रेडियोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई, ये सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट कराए जा सकते हैं। बात करें भाई जो ये ट्यूमर होता है कंटिन्यूसली डिवाइड करता है, इसकी ट्रीटमेंट में आप क्या कर सकते हैं, सर्जरी करवा सकते हैं। सर्जरी में रेडियोथेरेपी भी होती है, कीमोथेरेपी भी चलती है, और इम्यूनोथेरेपी में अल्फा इंटरफेरॉन्स के थ्रू भी थेरेपी की जाती है। चलिए बात करें इम्यूनिटी, हम कहते हैं है ना, इम्यूनिटी बूस्टर, हॉर्लिक्स, ये वो कितनी सारी चीजें हम लोग बोलते हैं, राइट। तो इम्यूनिटी क्या होती है, द एबिलिटी ऑफ द होस्ट कि वो फाइट कर सके किसी डिजीज कॉजिंग एजेंट से, उसे हम कहते हैं भाई इम्यूनिटी है। भाई इसमें क्या इम्यूनिटी यार, इसको तो बीमारी ही नहीं होती है। दो टाइप की इम्यूनिटी है जो आप लोग देख सकते हैं, इम्यूनिटी में आपकी आ जाती है इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी होती है जो तुम्हें बचपन से मिलती है, दैट इज फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ। क्या ये मेमोरी रखती है कोई इन्फेक्शन की, तो ये कोई मेमोरी नहीं रखती है इन्फेक्शन की, मेमोरी रिकॉर्ड है भाई, नॉन स्पेसिफिक होती है ये। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, आफ्टर बर्थ मिलती है, और एक्सपोजर ऑफ इन्फेक्शन, यस ये मेमोरी रिकॉर्डेड स्पेसिफिक होती है, यस ये स्पेसिफिक होती है, ठीक है, इसमें मेमोरी रहती है, इसमें कोई मेमोरी नहीं रहती, ये बर्थ से होती है या आफ्टर बर्थ होती है, मतलब तुम अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से एक्वायर करते हो इसको। चलिए इनेट इम्यूनिटी क्या है, इनेट इम्यूनिटी में इन्होंने 4 टाइप के आपके बैरियर्स दे रखे हैं, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेल्यूलर और साइटोकाइन। फिजिकल बैरियर जैसे आपकी स्किन, ठीक है, आपकी स्किन है, आपकी बॉडी में म्यूकस की लेयर है, ये क्या करती है, किसी भी माइक्रोब को बॉडी में घुसने से रोकती है। अगर हम बात करें साइकोलॉजिकल बैरियर्स, जैसे आपके आंसू, सलाइवा, टीयर्स,
ठीक है। आपके स्टमक का एसिड ये माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकते हैं। सेल्यूलर बैरियर मतलब हमारी बॉडी के कुछ फाइटिंग सेल्स, मोस्टली WBC, जिसमें आपके न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस आते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स का फैगोसाइटोसिस मतलब उनको खा जाते हैं या उनको मार देते हैं या डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिर आते हैं साइटोकाइन बैरियर, जिसमें आते हैं इंटरफेरॉन्स। ये बेसिकली क्या करते हैं, ये वायरस, जैसे मान लो ये कोई सेल है, इसको कोई वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया, तो ये क्या करेगा, ये खुद तो इन्फेक्ट हो गया है पर ये दूसरे सेल्स को सिग्नल दे देगा इंटरफेरॉन्स के थ्रू कि भाई तुम तो बचा लो अपनी जान। दैट इज साइटोकाइन बैरियर। ठीक है, चलिए अब आती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो हमने आफ्टर बर्थ अपने लाइफ टाइम में गेन करी है, इसमें अगर आप देखेंगे देयर आर फ्यू टाइप ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी मेजरली पी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स की वजह से बॉडी में होती है। यहाँ पे कुछ ऑर्गन्स आते हैं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में थाइमस और बोन मैरो आते हैं। थाइमस जो है टी सेल्स के प्रोलिफरेशन में मदद करती है और बोन मैरो बी सेल्स के। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में आती हैं स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल, अपेंडिक्स, माल्ट एंड पियर पैचेस। ठीक है, जो ये टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है उसे कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। जो बी सेल से मिलती है उसे कहते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखेंगे आपकी एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है आपके सिलेबस में। इसको याद करेंगे कि भाई आपकी बेसिकली दो टंडे हैं। एक है आपकी हैवी चेन जो बड़ी दिख रही है, साइड में है जिसका कोई वजन नहीं है लाइट चेन। वेट के बेसिस पे इनको हैवी और लाइट बोलते हैं। दो लाइट चेन होती हैं, दो हैवी चेन होती हैं। टोटल इनमें सल्फाइड बॉन्ड्स कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो देयर आर टोटल 16 सल्फाइड बॉन्ड्स। हमें अगर कोई पूछ ले प्रेजेंट है। दो हैवी चेन एक दूसरे से दो डाई सल्फाइड बॉन्ड से कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, हैवी चेन और लाइट चेन एक दूसरे से एक सल्फाइड बॉन्ड से कनेक्टेड होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखेंगे लिम्फोइड स्ट्रक्चर में, तो भाई आपकी जो बोन मैरो है दैट इज वन ऑफ द मेन लिम्फोइड ऑर्गन्स जो आपके लिम्फोसाइट्स बनाने में मदद करती है। थाइमस ग्लैंड क्या है बेटा, ये आपकी चेस्ट रीजन में प्रेजेंट होती है ग्लैंड। ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करती है बिकॉज ये आपके टी सेल्स को प्रोलिफरेट कराती है और एज के साथ थाइमस ग्लैंड रिड्यूस होती जाती है साइज में, इसलिए हमारी इम्यूनिटी भी कम हो जाती है। स्प्लीन क्या है बेटा, एक बीन शेप्ड ऑर्गन है, किडनी जैसी ही दिखती है, आपके स्टमक के पास होती है। ये भी बेटा लिम्फोसाइट्स एंड फैगोसाइटोसिस करती है, फिल्टर करती है आपके ब्लड को और रिजर्वायर होती है एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसीज को रिजर्व करती है। फिर आते हैं बेटा आपकी लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स क्या होती हैं बेटा, ये करती हैं एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। माल्ट क्या होता है बेटा, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। मतलब माल्ट बेसिकली क्या है, एक ग्रुप ऑफ लिम्फोइड टिश्यू हैं जो आपकी बॉडी की लाइनिंग में प्रेजेंट है। अराउंड 50% ऑफ द टोटल लिम्फोइड टिश्यू जो है माल्ट होते हैं, दैट इज म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। बात करेंगे वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन की। भाई हर जगह इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी बॉडी में वैक्सीन लगवा रहे हैं और खुद को इम्यूनिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं। टाइप ऑफ इम्यूनिटी में एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी आती है। इम्यूनिटी विच इज प्रोड्यूस्ड विद इन द होस्ट बॉडी दैट इज कॉल्ड एज एक्टिव इम्यूनिटी। और मान लो भाई मुझे बाहर से कोई रेडीमेड इम्यूनिटी लेनी पड़ रही है। मान लो भाई किसी को सांप काट गया, तो भाई बॉडी में एंटीबॉडी जब तक बनेगी वो तो मर जाएगा, तो उसको एंटी वेनम हमें बाहर से लगाना पड़ेगा, राइट। बात करें कितना टाइम लगता है, एक्टिव इम्यूनिटी जो बॉडी बनाती है उसमें बहुत टाइम लगता है। पैसिव इम्यूनिटी फटाफट शॉर्ट पीरियड में हो जाती है इफेक्टिव। मेमोरी सेल इसमें होते हैं, इसके कोई मेमोरी सेल नहीं होते हैं पैसिव इम्यूनिटी के। एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो इसमें आपकी वैक्सीनेशन आ जाएंगी, लिविंग डेड माइक्रोब्स आ जाएंगे, खुद की बॉडी की एंटीबॉडीज आ जाएंगी। इसमें मदर टू फीटस प्लेसेंटा के थ्रू या मदर से इन्फेंट में जो कोलोस्ट्रम जा रहा है, या ये सारी चीजें आपकी पैसिव इम्यूनिटी का पार्ट है। एलर्जी, भाई कहते हैं ना एलर्जी हो गई, भाई याद रखना एलर्जी में कौन सी एंटीबॉडी रिलीज होती है, दैट इज IgE एंटीबॉडी एलर्जी के दौरान रिलीज होती है। ठीक है, एलर्जी एग्जैक्टली क्या होती है, एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टुवर्ड्स सर्टेन एंटीजेंस प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट के टुवर्ड्स जो एंटीजेंस प्रेजेंट हैं। मान लो भाई मैं बचपन से अगर मिट्टी में नहीं खेली तो हो सकता है मुझे मिट्टी से एलर्जी हो जाए, राइट, वो मेरी बॉडी के लिए एंटीजन हो जाए। इसमें क्या होता है, कौन से केमिकल्स रिलीज होते हैं ड्यूरिंग एलर्जी, बॉडी में बेटा हिस्टामिन और सेरोटोनिन रिलीज होते हैं फ्रॉम दी मास्ट सेल्स। इसमें इंसान को स्नीजिंग होती है, छींक आती है, नाक से पानी निकलता है, ठीक है, आंखें लाल हो जाती हैं। अगर आप देखेंगे इसका डायग्नोस करना है तो आप टेस्ट करवा सकते हैं जाकर, स्मॉल डोजेज ऑफ एलर्जेंस लेके। ट्रीटमेंट में एंटी हिस्टामिन ले सकते हैं, सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलता है। और अगर आप देखेंगे मॉडर्न डे में आजकल लोग मेट्रो सिटीज में क्या करते हैं, यार हम तो बच्चों को ना मिट्टी में खेलने नहीं भेजेंगे, इस वजह से उनकी इम्यूनिटी भी बहुत वीक हो जाती है। ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है, भाई हमारी बॉडी कई बार खुद के सेल्स को ही मारने लग जाती है, राइट। वो पहचानने में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती यार कि ये मेरी बॉडी का सेल है या बाहर का सेल है। तो जब हमारी बॉडी ऐसा करने लगे, खुद की बॉडी में ही हार्म करने लगे, सेल्फ डिस्ट्रक्शन करने लगे,
ठीक है, वो जेनेटिक भी हो सकता है, रीजन अननोन भी हो सकता है। एग्जाम्पल रूमेटॉइड अर्थराइटिस याद रख सकते हैं आप लोग। फिर आता है ड्रग अब्यूज। भाई आजकल अगर आप देखेंगे बहुत लोगों को होता है, स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गई, पीयर प्रेशर हो गया, इन कारण से बहुत लोग जो होता है, इवन आजकल मॉडर्न जमाने के हिसाब से समबडी वांट्स कि यार मुझे ड्रग्स ट्राई करनी है, राइट। तो इन चीजों की वजह से लोग ड्रग अब्यूज में घुसते हैं। अगर आप देखेंगे आपकी एनसीईआरटी के अंदर ड्रग्स दे रखे हैं, जिसमें आप सबसे पहले देखेंगे इज ओपियोइड्स। सबसे इंपॉर्टेंट है ड्रग्स के अंदर वो कौन सी जगह उनके रिसेप्टर प्रेजेंट है, दैट इज ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जीआईटी को अफेक्ट करती है। ओपियोइड हमें कहां से मिलते हैं, लैटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट। पॉपी प्लांट का नाम होता है पेपेवर सोमनीफेरम। ये कुछ ऐसा दिखता है। अगर आप बात करेंगे इसका स्ट्रक्चर भी एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, पहचानना आना चाहिए। इसे लेते कैसे, स्नॉटिंग मतलब नाक से या इंजेक्शन के थ्रू ले सकते हैं। इसमें आपकी मॉर्फिन और हीरोइन आती है। हीरोइन का दूसरा नाम होता है डाई एसिटाइल मॉर्फिन, याद रखेंगे। इसके क्या होते हैं भाई, आप देखेंगे स्पेसिफिक एक्शन, ये सेडेटिव होती है, पेन किलर की तरह एक्ट करती है, कई लोग डिप्रेशन में भी लेते हैं। ओडरलेस होती है, व्हाइट कलर की होती है, एकदम पाउडर जैसी दिखती है। फिर आते हैं बेटा कैनाबिनॉइड्स, जो ब्रेन को अफेक्ट करते हैं या जो रिसेप्टर वहां होते हैं। ये इन्फ्लोरेसेंस ऑफ द प्लांट्स या लीव्स से मिलता है। कैनबिस सटाइवा पौधे का नाम है, जैसे इसमें पेपेवर सोमनीफेरम था, इसमें कैनबिस सटाइवा है। इसको आप इनहेलेशन मतलब स्नॉट भी कर सकते हैं मुंह से, दैट इज ओरल इंजेक्शन भी कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे इसमें चरस, हशीश, गांजा या मैरिजुआना आता है। ये क्या करते हैं बेटा, ये बॉडी को इन्फेक्ट करते हैं और अफेक्ट करते हैं सीधा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को। कैनाबिनॉइड्स बेटा यूजुअली स्पोर्ट्स पर्सन भी लेते हैं अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए, और बट याद रखना इनके रिसेप्टर ब्रेन में है पर ये अफेक्ट करते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मतलब दिल वाले पोर्शन को। फिर आते हैं बेटा स्टिम्युलेंट्स, जो सीएनएस में इनके रिसेप्टर्स होते हैं। स्टिम्युलेंट्स बेटा एरिथ्रोजाइलम कोका, जो कि साउथ अमेरिका का नेटिव प्लांट है, इसको स्नॉट किया जाता है। इसमें आपका कोकेन, कोका एल्कलॉइड्स, कोक, क्रैक, जो भी कहना चाहो, ये बॉडी में बेटा न्यूरोट्रांसमीटर्स के ट्रांसपोर्ट को इंटरफेयर करता है। ये इंसान को सेंस ऑफ यूफोरिया देता है, वो इंसान अपनी इमेजिनेशन में जीने लगता है, डे ड्रीमिंग करने लगता है, हेलुसिनेशंस करने लगता है। फिर आते हैं हेलुसिनोजेंस, इसमें आते हैं एट्रोपा बेलेडोना या दतूरा प्लांट, ऐसा ये दिखता है। ये बेटा हंड्रेड्स ऑफ ईयर से फोक मेडिसिन की तरह काम में लिया जा रहा है, ठीक है। इसको रिचुअल्स में ऑल ओवर द ग्लोब इसको बहुत जगह इनको दिया जाता है, ठीक है, किसी को रिलीफ भी देना होता है तो, बट यस इट इज अ ड्रग विच इज वेरी अब्यूसिव। राइट सोर्स क्या है, सिंथेटिक ड्रग है ये वाली। अदर ड्रग्स में फ्लावरिंग ब्रांच ऑफ दतूरा से, इसमें बार्बिचुरेट्स, बेंजोडाइजेपिन, एम्फेटामीन्स आती हैं। ये बेटा वो पेशेंट्स लेते हैं जिन्हें नींद नहीं आती या डिप्रेशन या एंजाइटी है, इनको यूजुअली ट्रैंक्यूलाइजर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रैंक्यूलाइजर्स कहा जाता है, उसमें बार्बिचुरेट ये सब आता है। अगर हम बात करें ड्रग्स एंड स्पोर्ट पर्सन अब्यूज, तो इसको आप देख सकते हैं ओवरऑल क्या होता है, बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन ऐसे होते हैं जो अपनी परफॉर्मेंस इनहांस करने के लिए इन्हीं में से कुछ ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं और अपनी परफॉर्मेंस इज टोटली इलीगल। इसकी वजह से उन्हें कुछ साइड इफेक्ट भी हो जाते हैं, जैसे मेल्स में ब्रेस्ट इनलार्ज हो जाती है, एक्ने आते हैं, स्पर्म कम बनते हैं, फीमेल्स काफी थोड़ी मर्दाना दैट इज मैस्कुलाइन लगने लगती हैं, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होने लगती है, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, ठीक है, काफी सारी ये चीजें होती है। कॉमनली ड्रग्स स्टेरॉइड्स यूज करते हैं, हार्मोन्स, नार्कोटिक, एनाल्जेसिक्स, ऐसी ड्रग्स यूज करते हैं स्पोर्ट्स पीपल। बात करें टबैको और स्मोकिंग, भाई टबैको सबको क्या लगता है, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, ठीक है, आपका गुटखा, उनमें भी टबैको होता है। जो लोग होते हैं ना ऐसे पीकते हैं, थू ऐसे करते हैं और दीवारों को गंदा करते हैं, दैट आल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ टबैको। खैनी, गुटखा, निकोटीन और अल्कलॉइड होता है। निकोटीन क्या करता है बेटा, ये रिलीज करवाता है एड्रीनल ग्लैंड से एड्रेनलिन हार्मोन। तो भाई जब इंसान सिगरेट पीता है सोचता है यार मेरा कितना स्ट्रेस रिलीफ हो गया है, बट एक्चुअली इट इज हार्मिंग द बॉडी और वो टेम्पररी रिलीफ दे रहा है। ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है, आपकी लंग्स में टार भर जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम को भी इन्फेक्ट करता है, हार्ट रेट बढ़ा देता है, इससे ब्रोंकाइटिस, कोरोनरी डिजीज या अल्सर भी हो सकते हैं, रिस्क ऑफ कैंसर भी काफी बढ़ जाता है टबैको या स्मोकिंग से। बात करेंगे अडोलेसेंस में ड्रग अल्कोहल अब्यूज, तो अडोलेसेंस बेटा एक ऐसी एज होती है जिसमें किसी भी चीज का एडिक्शन लगना काफी ज्यादा इजी होता है, ठीक है। ये ब्रिज होता है जिसमें इंसान बच्चे से अडल्ट बनने वाला होता है। 12 से 18 साल की उम्र के लोग ज्यादातर इस चीज से पीड़ित हो जाते हैं, ड्रग्स वगैरह से चक्कर में पड़ जाते हैं। बायोलॉजिकल और बिहेवियरल चेंज आ जाते हैं, लोगों में क्यूरियोसिटी होती है आजकल कि यार मेरे दोस्त है ना ट्राई कर रहे थे ड्रग्स, तो मैंने सोचा मैं भी ड्रग्स ट्राई कर लूं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, टेलीविजन, मूवी, न्यूज़पेपर्स, आजकल मूवीज में भी दिखाते हैं ड्रग ले रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, तो लोगों को क्या आजकल देख देख के शौक चढ़ जाता है, विच लीड्स टू बेटा अनस्टॉपेबल, ऐसा कि लोग घर में चोरी करने लगते हैं, ठीक है। एडिक्शन हो जाता है। भाई कोई सोचता है एडिक्शन कैसे होता है, आपने थोड़े अमाउंट में ली, अब आपकी बॉडी के रिसेप्टर्स दिल मांगे मोर, तो क्या होता है, आपने कभी देखा हो कोई दवाई अगर आप खाओगे ज्यादा खाने लग जाते हो तो वो दवाई की कम डोज हमें अफेक्ट करना बंद कर देती है। हम अगर 300 मिलीग्राम की हम दवाई ले रहे थे तो हमें 500 mg की दवाई लेनी पड़ती है, क्योंकि हमारी बॉडी मांगे मोर,
उसी तरह एडिक्शन होता है, फिर डिपेंडेंस होने लगती है। हम उस चीज़ के बिना जीना हमारा बहुत मुश्किल हो जाता है कि यार नहीं, अगर ये ड्रग नहीं ली तो मैं नहीं जी पाऊंगा। फिर इस ड्रग को अगर छोड़ना चाहते हैं तो उन्हें विड्रॉल सिम्टम होते हैं। अगर किसी ने संजू मूवी देखी है, स्वेटिंग होने लगती है, बॉडी कपकपाने लगती है, डर लगने लगता है, मन नहीं करता है कुछ छोड़ने का, मन करता है वापस ड्रग दो तो ही ठीक महसूस करेंगे। दैट इज डिपेंडेंस। बात की जाए वार्निंग साइंस क्या है, अगर कोई इंसान बेटा रेकलेस बिहेवियर दिखा रहा है, वायलेंस कर रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, फटीग हो रहा है, परेशान हो रहा है, दीज आर द सिम्टम्स कि वो अल्कोहल या ड्रग अब्यूज कर रहा है। ठीक है, इसमें उन्होंने बहुत सारे सिम्टम्स देख रखे हैं जो आप बेसिकली लिख सकते हैं। बात करें विड्रॉल सिंड्रोम में, एंजाइटी, नोसिया, सिकनेस, स्वेटिंग, प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है? कोशिश करो बेटा कोई पीयर प्रेशर ना लो, आपके पेरेंट्स भी आपको ना दें, एजुकेशन और काउंसलिंग लो। इवन आप जाओगे जगहों पे, हर जगह आजकल काउंसलर्स अवेलेबल हैं, ठीक है, जहाँ पे आप अपनी काउंसलिंग ले सकते हैं। डेंजर साइंस देखो, इफ यू आर थिंकिंग आप एडिक्ट हो किसी चीज़ के लिए, लुक फॉर द डेंजर साइंस, कंसल्ट द डॉक्टर, प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प लो, साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, वेर एवर यू फील इट इज बेटर। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर खत्म होता है, दैट इज ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। अब शुरू करते हैं फोर्थ चैप्टर, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि भाई बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है। जब हमने देखा कि कितनी सारी चीजें डेवलप कर पा रहे हैं हम, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करके हम ह्यूमंस के लिए यूजफुल चीजें बना पा रहे हैं, तो दो टाइप की बायोटेक्नोलॉजी थी, एक थी ट्रेडिशनल, एक थी मॉडर्न। ट्रेडिशनल माने कि हम माइक्रोब्स का इस्तेमाल करते थे, बहुत स्मॉल स्केल पे होता था, जैसे भाई आप दही बना लेते हो, ठीक है, पनीर बना लेते हो, ब्रेड बना लेते हो, चीज बना लेते हो। मॉडर्न टेक्नोलॉजी में भाई जैसे आपने इंसुलिन बना लिया, लार्ज स्केल पे होती है, लेबोरेटरी में होती है, भाई टेस्ट ट्यूब बेबी बना लिया हम लोगों ने, दिस ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। पर यहाँ याद रखेंगे, जैसे भाई WHO होता है वैसे ही एक EFB है, दैट इज यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इन्होंने एक डेफिनेशन दी है बायोटेक्नोलॉजी की कि इट इज इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस। ये पूरी डेफिनेशन है बेटा, इसको आप एग्जैक्ट नोट डाउन भी कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर दो चीजें आती हैं, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है? टेक्निक होती है जिसके अंदर बेटा आप होस्ट में, मतलब ये कोई ऑर्गेनिज्म है, मुझे इसके DNA में कुछ ऐसी चीजें डालनी है जो मेरे मतलब की हैं, ताकि ये मुझे मल्टीप्लाई कर दे वो चीजें और मैं उनका यूज कर सकूं, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग मतलब जब मैं ये सारा प्रोसेस परफॉर्म कर रही हूँ तो ये प्रोसेस के दौरान कोई कंटामिनेशन ना हो, सही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज हो, सही एंजाइम्स का यूजेज हो, हर चीज को नोट डाउन किया जाता है। अब आते हैं एडवांटेजेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ओवर अदर टेक्नोलॉजीज। तो अगर आप देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देखते हैं इसका एडवांटेज क्या है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रिजर्व रहती है, बट डिसएडवांटेज क्या है? कोई वेरिएशन ही नहीं होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अच्छी चीज क्या हो रही है कि हमें वेरिएशंस मिल रही हैं, बट वेरिएशंस कहीं कभार हार्मफुल भी हो सकती हैं, डिसएडवांटेज। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या देखते हैं भाई, हमें यूनिक जेनेटिक सेटअप, जब हम किसी भी दो चीजों को मिक्स करके कुछ बनाते हैं हमें एक यूनिक ऑर्गेनिज्म मिलता है, बट अगेन डिसएडवांटेज क्या हो सकता है? उसके कुछ गंदे कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है? हम अपने हिसाब से किसी भी सेल के अंदर या किसी बैक्टीरिया के अंदर अपने चॉइस ऑफ जीन डालते हैं और उसे मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है। वेरी ऑफ्टन बेटा ये अनडिजायरेबल जीन्स भी ट्रांसफर कर देते हैं, विच कैन बी अ डिसएडवांटेज। 3 बेसिक स्टेप होते हैं। सबसे पहले भाई तुम्हें मान लो मुझे कोई पर्टिकुलर DNA है, ठीक है, इस DNA में कोई ये जीन है जो मुझे चाहिए, ये जीन मुझे चाहिए, पहले उसे पहचानो, फिर उसको क्या करो, इंट्रोड्यूस कर दो होस्ट को, इस DNA को एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफर कर दो और फिर उसको उसके अंदर मल्टीप्लाई करवाओ, ठीक है। की टूल्स, आपकी कौन से टूल्स होते हैं जो आपकी रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में काम में आते हैं? दैट इज एंजाइम्स, वेक्टर्स एंड होस्ट। अब एंजाइम क्या होते हैं भाई? अगर तुम कोई भी DNA ले रहे हो, तुम्हें लगता है यार मेरे तो इस DNA में ये पर्टिकुलर जीन काफी काम का है, तो भाई इसको यहाँ से काटना, ठीक है, कट करना, दूसरी जगह जाके चिपकाना, ये सारा काम एंजाइम्स का होता है। तो देयर आर 3 बेसिक एंजाइम्स, न्यूक्लियस, DNA पॉलीमरेज एंड लाइगेज। न्यूक्लियस क्या करते हैं बेटा? न्यूक्लिक एसिड को तोड़ते हैं, मतलब जो DNA का बॉन्ड है इसको तोड़ने का काम न्यूक्लियस करते हैं, मतलब DNA को काट देते हैं, ठीक है। इसमें आते हैं एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस क्या करते हैं? DNA को एंड से काटते हैं, कॉर्नर से, और एंडोन्यूक्लियस क्या करते हैं? एक स्पेसिफिक साइट पे काटते हैं, दैट इज ऑन दी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है? जैसे भाई एक वर्ड है मॉम, इसको आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो एक ही वर्ड है। मलयालम, उसको आप आगे से पढ़ो पीछे से पढ़ो एक ही चीज है। 1963 के अंदर बेटा एंजाइम जो थे डिस्कवर किए गए थे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, यूस्टेरेशिया कोलाई मतलब ई कोलाई के अंदर। ई कोलाई में इन्होंने एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दैट इज एंडोन्यूक्लियस तो ढूंढा ही था, साथ में एक मिथाइलेज एंजाइम भी ढूंढा था इन्होंने, ठीक है। मिथाइलेज क्या करता है? इस बैक्टीरिया
मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए ये आपका ई कोलाई है, तो ई कोलाई के अंदर कोई वायरल डीएनए आया तो ये क्या करेगा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से इसको तोड़ देगा, पर खुद का डीएनए ना तोड़ ले, इसलिए एक मिथाइलेज एंजाइम होता है जो एक मिथाइल की कवरिंग कर देता है इसके खुद के डीएनए के ऊपर, ताकि ये खुद को ना मार ले। ये जो एंजाइम्स होते हैं बेटा, आज तक 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ढूंढे जा चुके हैं, जिसमें 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया से हमने ये ऑब्टेन किए हैं। अगर आप देखेंगे किसी भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का एक नाम होता है, जैसे EcoR1, तो इको दैट इज द जीनस है उसका, एस्टरेशिया, कोलाई CO इज कोलाई स्पीशीज है, R इज द स्ट्रेन एंड 1 EcoR1 इज द ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। ऐसे नेमिंग की जाती है, जैसे भाई आरुषि तुली नेम और सरनेम है, उसी तरह इसका भी हमने कर रखा है। इनका नॉमेनक्लेचर मैंने आपको बता दिया, नाम कैसे देते हैं। बेसिकली इनका काम क्या होता है, ये जाके डीएनए की इंस्पेक्शन करते हैं। कहाँ से काटूं इसका, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, एक लेंथ ऑफ डीएनए को इंस्पेक्ट करते हैं, उसकी सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं, दैट इज द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं, फिर उसके बॉन्ड को बेटा वहां से तोड़ते हैं। जब भी आप इसको तोड़ेंगे तो साइड में यहाँ पे एंड्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, इन्हें कहते हैं स्टिकी एंड्स। तो जब भी आपने किसी दो डीएनए को कट किया तो आप उनको चिपका सकते हैं एक साथ। भैया मान लो ये दो टुकड़े हैं डीएनए के, मुझे इन्हें चिपकाना है, तो मैं किस एंजाइम से चिपकाऊंगी, दैट इज लाइगेज। लाइगेज एंजाइम क्या करता है, एक तरीके से ग्लू का काम करता है और चिपका देता है। बेटा HIND2 आपका पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम था जो डिस्कवर किया गया था, ठीक है। स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर ने बेटा 1972 के अंदर फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। इन्होंने फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसके अंदर बनाया था, दैट इज सैल्मोनेला टाइफी के प्लाज्मिड से बनाया था। किसने, हर्बर्ट बॉयर, यहाँ पे नाम जरूर याद रखेंगे, स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर 1972 के अंदर, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए पहली बार बनाया था। तो बेसिकली क्या होता है, डीएनए के दोनों टुकड़ों को काट दिया जाता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, मैंने काट दिया, अब यहाँ ये चिपचिपा हो गया, चिपचिपा। अब भाई चिपी चिपी चीजों को चिपकाओगे तो चिपकाओगे किससे, चिपकाओगे आप लाइगेज से, काटते किससे हैं, आपने काट दिया एंडोन्यूक्लियस से, काटा आपने EcoR1 विच इज एंडोन्यूक्लियस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा, लाइगेज से जोड़ दिया और आपका क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। चलते हैं क्लोनिंग वेक्टर। अब वेक्टर क्या होता है बेटा, वेक्टर में बहुत चीजें इंपॉर्टेंट होती है। हर वेक्टर के पास एक साइट होनी चाहिए जिसे कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अगर किसी वेक्टर में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं है तो भाई वो अच्छा वेक्टर नहीं हो सकता, बिकॉज रेप्लिकेशन शुरुआत करने के लिए जरूरी है उसके पास सेलेक्टेबल मार्कर होने चाहिए। भाई मेरे को किसी एंजाइम जैसे कहीं से काटना है, ठीक है, वेक्टर को कहीं से काटना है, तो भाई उसके पास कोई जगह होनी चाहिए जहां से मैं उसको डिनोट करके काट सकूं, ठीक है। वो कैसे होती है, रेजिस्टेंट साइट्स होती हैं, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट होती है, एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट साइट होती हैं, ऐसी साइट्स होती हैं, ठीक है। क्लोनिंग और रिस्ट्रिक्शन साइट्स भी प्रेजेंट होती हैं। ये तीन चीजें होती हैं जो होनी ही चाहिए, ठीक है, किसके अंदर, क्लोनिंग वेक्टर्स के अंदर, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सेलेक्टेबल मार्कर एंड क्लोनिंग साइट्स। अगर आप बात करेंगे हमारे पास क्या होते हैं, दो टाइप के, जो आप देखेंगे जब हम किसी भी चीज में ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पर बेटा सबसे पहले आप एक वेक्टर का डायग्राम देख लो, ये बेटा PBR322 आपके वेक्टर का नाम है, जिसमें P स्टैंड्स फॉर प्लाज्मिड एंड BR इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट एंड 322 इज द नंबर, ठीक है। अगर आप देखेंगे इस डायग्राम को आपको एज इट इज याद करना है। ये जो रीजन है इधर क्या है, EcoR1, CLAV1 और HIND3 वेक्टर में अलग अलग जगह पर अलग अलग एंजाइम्स इसको कट कर सकते हैं। TER इज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट, AMPR इज एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट साइट। TER को कौन काट सकता है, BAMH1। AMPR को PST1 और PVU1 काट सकते हैं। ORI इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ROP इज रेप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन्स में भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ PVU2 काटता है, ठीक है। अगर मान लो भाई मैं अगर BAMH1 एंजाइम का इस्तेमाल करती हूँ काटने के लिए, तो वो इसी पर्टिकुलर साइट पे काटेगा इसको। तो क्या होता है बेटा, मान लो यहाँ पे आपका ई कोलाई है, ठीक है, ये है आपका ई कोलाई, और मैंने क्या करा, वेक्टर की मदद से रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए RDNA बना दिया। मैंने इस RDNA को कोशिश करी मैं ई कोलाई में डाल दूं, पर पहला केस क्या है कि ये गया ही नहीं, अंदर कुछ नहीं गया, तो मैं कहूंगी ये कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। दूसरी कंडीशन में क्या हुआ कि इस पर ये सिर्फ और सिर्फ वेक्टर चला गया, ऊपर का जीन गया ही नहीं अंदर, तो भाई ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ है, ठीक है, पर नॉन रिकॉम्बिनेंट हुआ है, अंदर नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए चला गया है। तीसरी कंडीशन में नॉन रिकॉम्बिनेंट नहीं, पूरा का पूरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए अंदर गया है, दैट इज ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट अंदर बना है।
तो इस टाइप से बेटा आपके 3 होस्ट हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ये प्रोसीजर होता है जिसमें एक पीस ऑफ फॉरेन डीएनए को हम ट्रांसफर करते हैं होस्ट बैक्टीरिया में। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्या होता है, जब मैं बेटा किसी पर्टिकुलर जगह पर आपके वेक्टर में या होस्ट को प्लाज्मिड को काटूंगी तो ये रीजन जो है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट ये इनएक्टिवेट हो गया, ये रीजन काम करना बंद कर देगा, दैट इज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ठीक है, हाइपोथेसिस क्या होती है, हमने ऐसा इमेजिन किया था कि बैम H1 का इस्तेमाल करके मैं टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट को काटूंगी, तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट क्या हो गई, वो रेजिस्टेंस चली गई, इनएक्टिवेशन हो गया उसका। फिर मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन बताया कि पहले केस में ट्रांसफर ही नहीं हुआ, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है, दूसरे केस में क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेंट बने। अब क्या होता है, यहां पर मान लीजिए नॉन रिकॉम्बिनेंट है, ये रिकॉम्बिनेंट है क्योंकि इसमें हमने अपनी मर्जी का जीन डाल दिया है। 2 टाइप के आपको यहाँ पर दिख गए। अब आपने इनको ट्रांसफर करा तो पहले केस में क्या होता है भाई, अगर आप देखेंगे प्लाज्मिड के कुछ फीचर हैं, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए होता है। यूजुअली प्लाज्मिड्स आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वेक्टर्स यूज्ड। ये रेप्लिकेशन करने में मदद करता है, ट्रांसफर करता है। और भाई प्लाज्मिड की मर्जी है, वो 1 से 2 कॉपी भी बना सकता है, 15 से 20 कॉपीज भी पर सेल बना सकता है, फोटोस्टैट कर सकता है। जब आप सेलेक्ट करते हो रिकॉम्बिनेंट को तो PBr322 का प्रोसीजर, अब आपने क्या किया मैं आपको समझाती हूँ, बहुत प्यार से ध्यान देंगे। हमारा बेटा ये वेक्टर था PBr322, मैंने इसको टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट से काटा, मैंने बैम H1 से इसको कट किया। फिर मैंने इसके 3 टाइप के बने बेटा, दैट इज नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ट्रांसफॉर्मेंट विद नॉन रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्मेंट विद रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, ये 3 कंडीशन तक हम पहुंच गए थे, 1 2 3। अब मैंने क्या किया, मैंने 2 कंटेनर लिए, कंटेनर 1 कंटेनर 2। पहले कंटेनर में वाह वाह पेन, स्पीड के चक्कर में नीड फॉर स्पीड से पेन ही चला गया। ठीक है, तो भाई पहले कंटेनर में मैंने क्या डाला, पहले कंटेनर में मैंने एम्पेसिलिन डाली। तो भाई अगर इन तीनों को मैंने इसमें डाला तो एम्पेसिलिन में ये भी मर जाएगा, ये दोनों जिंदा रहेंगे क्योंकि इन दोनों के पास बेटा एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट प्रेजेंट है, एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस प्रेजेंट है। ठीक है, फिर मैंने दूसरे कंटेनर में एम्पेसिलिन और टेट्रासाइक्लिन डाल दी। तो भाई टेट्रासाइक्लिन में सिर्फ यही जीवित रहेगा क्योंकि इसका टेट्रासाइक्लिन तो इनएक्टिवेट हो चुका है, तो भाई इसके अंदर सिर्फ नॉन रिकॉम्बिनेंट ही जिंदा रहेगा। पर मैम हमें तो रिकॉम्बिनेंट चाहिए, तो मैं पिछले वाले कंटेनर से TR को निकाल लूंगी या एक्सट्रैक्ट कर लूंगी। ठीक है, चलिए उसी तरह भाई लोगों ने कहा कि PBr322 का इस्तेमाल कर करके थक गए हैं, तो PUC8 वेक्टर का इस्तेमाल किया गया, दैट इज प्लाज्मिड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, और 8 इज द नंबर। इसमें बेटा 3 जगहें होती हैं, दैट इज लैक जेड जीन, एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट और ORI होता है। मैंने क्या करा, इस कंडीशन में यहाँ पर ऐड कर दिया जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब ये वाला वेक्टर बेटा इसलिए लाया गया था क्योंकि PBr322 में लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी कि भाई पहले तो 2 कंटेनर लाओ, है ना, सब कुछ बनाओ। इस कंडीशन में बहुत सिंपल है, इनको लो, आप एक सोल्यूशन लो जिसमें एक्स गैल, एम्पेसिलिन और अगार हो। तो भाई जिसमें भी अगर लैक जेड जीन एक्टिवेट होगा तो वो बेटा ब्लू कलर बनाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या करता है लैक जेड जीन, क्या करता है लैक जेड जीन आपका जो होता है बेटा वो एक्स गैल को एक ब्लू कलर के प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। पर जहां पर जीन ऑफ इंटरेस्ट एडेड है ये जो है बेटा उसको ब्लू में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि इसका लैक जेड इनएक्टिवेटेड है बिकॉज यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट एडेड है, तो ये व्हाइट कलर शो करेगा। तो भाई मुझे बताओ इस कंटेनर में ट्रांसफॉर्मेंट्स कौन होंगे, दैट इज व्हाइट वाले होंगे ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट, और ये होंगे TNR नॉन रिकॉम्बिनेंट ब्लू कलर के। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने देखा लैक जेड जीन जो होता है बेटा ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को तरफ से क्या करता है, एक्स गैल को ब्लू कलर के प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। ब्लू कलर होगा तो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, व्हाइट कलर होगा तो रिकॉम्बिनेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आता है आपका TI प्लाज्मिड और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस। तो क्या हुआ, साइंटिस्ट ने देखा एक ऐसा बैक्टीरिया था जिसे कहते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस, ये किसी भी पौधे में घुसता था तो इसके प्लाज्मिड में एक TDNA था, दैट इज ट्यूमर कॉजिंग DNA। ये DNA क्या करता था, इस पौधे के अंदर क्राउन बॉल डिजीज कर देता था। तो साइंटिस्ट ने सोचा क्यों ना हम इसको एज अ वेक्टर यूज करें, हम इसके TDNA को इनएक्टिवेट कर दें और अपनी मर्जी का जीन इसमें डालकर ट्रांसफर करने लगे, क्योंकि ये प्लांट में ट्रांसफर भी हो जाएगा, ट्यूमर भी नहीं होगा, हमारा काम भी हो जाएगा।
क्योंकि अगर मैं tDNA की जगह अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर दूं तो tDNA इनएक्टिवेट हो जाएगा। इसलिए बेटा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस को डिसआर्म कर देते हैं हम उसके TI प्लाज्मिड को, और हम इसको एज अ वेक्टर यूज करते हैं इन मेनी प्लांट्स। इसके अलावा बैक्टीरियोफेजेस और रेट्रोवायरसेस को भी इनएक्टिवेट करके यूज किया जाता है एज वेक्टर्स। मेथड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, अगर बेटा मुझे कोई भी चीज होस्ट के अंदर डालनी है तो भाई तुम्हें क्या लगता है इतना आसान है? नहीं, नखरीला होता है भाई। तो उसको आप डाल सकते हो माइक्रो इंजेक्शन से, जीन गन से, या फिर हीट शॉक मेथड से। ठीक है, ठंडा करो, गर्म करो, ठंडा करो, ट्रांसफर करना है हमें बेसिकली इस वेक्टर को होस्ट के अंदर। ठीक है, या फिर डिसआर्म पैथोजन वेक्टर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम किसी भी होस्ट में बेटा अगर हमें कोई ट्रांसफर करना है तो हमें उस होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है कि भाई इस होस्ट के अंदर मैं इस वेक्टर को डाल पाऊं। तो उसको कॉम्पिटेंट बनाने के लिए हम इस पर कैल्शियम का डाइवेलेंट आयन भी लगा सकते हैं ताकि ये कॉम्पिटेंट बन जाए। उसके बाद हम इसको हीट देते हैं 42 डिग्री सेल्सियस की, फिर हम इसको ठंडा करते हैं, गर्म करते हैं, बेसिकली हम इसको कॉम्पिटेंट बना देते हैं ताकि हम इसमें वेक्टर ट्रांसफर कर सकें। अगर आप देखेंगे डीएनए टेक्नोलॉजी में अगर हमें कुछ भी बनाना है तो उसके कुछ पर्टिकुलर स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है डीएनए को निकालो, फिर डीएनए के टुकड़े टुकड़े करो, किसकी मदद से? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से। फिर उसको वेक्टर में जोड़ो, फिर उसको वेक्टर में जोड़ के उसका मल्टीप्लिकेशन कराओ जीन ऑफ इंटरेस्ट का पीसीआर टेक्निक से। फिर उसको कराने के बाद उसको वेक्टर में जोड़ो उस जीन को, दैट इज लाइगेशन करो। फिर उसको उस डीएनए को होस्ट के अंदर ट्रांसफर करो। ठीक है, फिर होस्ट को कल्चर करो बायो रिएक्टर्स के अंदर और उसको प्योरीफाई करके मार्केट में प्रोडक्ट को बेच दो। अगर आप देखेंगे आइसोलेशन क्या होता है, हम आइसोलेशन टेक्निक में बेसिकली क्या करते हैं, हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मान लो मैं बैक्टीरिया का सेल ले रही हूँ, तो बैक्टीरिया का सेल लिया, बैक्टीरिया के सेल वॉल को तोड़ना है तो मैं लाइसोजाइम डाल दूंगी, जिससे बैक्टीरिया सेल वॉल टूट जाएगी और बैक्टीरिया के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इसको सेंट्रीफ्यूगेट करूंगी तो क्या होगा, सारे टुकड़े टुकड़े हो गए। अब टुकड़े में आरएनए भी है, डीएनए भी है, प्रोटीन भी है। तो मैं चाहती हूँ यार मेरे को सिर्फ डीएनए चाहिए, तो मैं इसमें आरएनएस और प्रोटीएस डाल दूंगी ताकि वो लोग टूट जाए और डीएनए जो है मेरा वो ऊपर की तरफ ऐसे बन जाए और बाकी सब टूटा फूटा रहे। और डीएनए में स्पूलिंग मतलब एक चम्मच टाइप लेके हम इस डीएनए को बाहर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो बेसिकली आपने एक टेस्ट ट्यूब में लिया सेल, उसको सेंट्रीफ्यूगेट किया और डीएनए निकालने से पहले आप उसमें चिल्ड इथेनॉल ऐड करते हो ताकि डीएनए बेटा प्रेसिपिटेट होके ऊपर की तरफ आ जाए। सेकेंड स्टेप, आपने डीएनए के टुकड़े टुकड़े किए यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब आप उसको सेपरेट करोगे डीएनए के टुकड़ों को, तो उसे कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम एक प्लेट लेते हैं, उस प्लेट के अंदर हम अगार अगार मीडियम डालते हैं, उसके अंदर बेटा हम वेल्स बनाते हैं और हम उसमें कोम्ब प्लेट से वेल्स बनाते हैं। अब मैं क्या करूंगी, इसकी दो साइड्स होती हैं, एक होती है नेगेटिव साइड, एक होती है पॉजिटिव, कैथोड साइड और एनोड साइड। अब मैं नेगेटिव साइड पे डीएनए को लोड कर दूंगी और यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी चलाऊंगी, तो डीएनए के फ्रेगमेंट सेपरेट हो जाएंगे। जो डीएनए का फ्रेगमेंट ज्यादा साइज का है, बड़ा है, वो इधर ही रह जाएगा, जो छोटा साइज का है वो इस साइड मूव करता जाएगा, माइग्रेट करेगा इस साइड पे। ठीक है, इसी तरह बेटा आप कैथोड और एनोड को कनेक्ट करते हो। एनोड साइड पे कौन से फ्रेगमेंट्स आएंगे, जिनका वजन कम है, इसी को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम एक स्टेन भी डालते हैं जिसे हम इथिडियम ब्रोमाइड कहते हैं, ताकि जब मैं यूवी लाइट के अंदर डीएनए के फ्रेगमेंट्स को देखूं वो मुझे ऑरेंज कलर के नजर आएंगे यूवी लाइट में। ठीक है, हमने क्या किया, एक प्लेट ली, अगार अगार मीडियम डाला, कोम से हमने वेल्स बनाए, वेल्स के अंदर हमने डीएनए डाला, इलेक्ट्रोड कनेक्ट किए, इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो हैवी स्ट्रैंड्स कैथोड साइड रह गए, लाइट स्ट्रैंड्स जो हैं आपकी एनोड साइड मूव कर गए। इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन से मैं यूवी रेस के अंदर देखूंगी तो मुझे ब्राइट ऑरेंज कलर के नजर आएंगे और उसको मैं बेटा निकाल लूंगी, रिमूव कर लूंगी, दैट इज इल्यूशन प्रोसेस। ठीक है, डीएनए प्योरीफाई हो गया। अब हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे पीसीआर टेक्निक से। पीसीआर टेक्निक में सिंपल सा फंडा है, इस चार्ट को याद कर लो, बहुत सिंपल। 3 स्टेप्स होते हैं, दैट इज डीनेचुरेशन। सबसे पहला जो कितने सेल्सियस पे होता है, 95 डिग्री सेल्सियस पे आपने डीएनए फ्रेगमेंट्स को इतना गर्म किया कि वो सेपरेट हो गए, डीएनए स्ट्रैंड सेपरेटेड। फिर सेकंड स्टेप होता है एनीलिंग, जो होता है बेटा 55 डिग्री सेल्सियस पर। इसमें हम क्या करते हैं, 2 प्राइमर अटैच करते हैं। कौन से एंड पे, फ्री 3-OH एंड पर हम क्या करते हैं, प्राइमर अटैच करते हैं। ये प्राइमर अटैच हो गया। फिर होता है एक्सटेंशन स्टेप जो 72 डिग्री सेल्सियस पे होता है। यहाँ पर मैं एक एंजाइम लगाती हूँ जिसे कहते हैं टैक पॉलीमरेज, जो आकर इस डीएनए स्ट्रैंड को लंबा कर देता है, दैट इज पूरा बना देता है। ठीक है, टैग पॉलीमरेज क्या होता है, थर्मोस्टेबल एंजाइम होता है जो कितनी भी हीट दे दो उसमें खराब या डीनेचर नहीं होता, बना देता है। फिर इसका कंटिन्यूअसली मल्टीप्लिकेशन करते जाओ। लाइगेशन मतलब आप लाइगेज एंजाइम का यूज करके इसको वेक्टर के साथ, मतलब ये वेक्टर है, ये आपका डीएनए का टुकड़ा है,
इसको इसके साथ जोड़ दो, लाइगेट कर दो, फिर इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बेटा ट्रांसफर कर दो होस्ट के अंदर, और होस्ट के अंदर करने के बाद इसको कल्चर करो बड़े बड़े बायोरिएक्टर्स के अंदर। ठीक है, बायोरिएक्टर्स क्या होते हैं बेटा? बायोरिएक्टर में डालने से पहले आप थोड़ा बहुत टेस्ट करते हो, लेबोरेटरी में थोड़ा बहुत लेते हो, आप उसको कुछ कंडीशंस प्रोवाइड करते हो, स्मॉल स्केल पे पहले टेस्ट करते हो क्या बन रहे हैं, फिर बेटा आप इसको बायोरिएक्टर्स में डालते हो जो 100 से 1000 लीटर के होते हैं। वहां ऑप्टिमल कंडीशंस प्रोवाइड की जाती हैं, ग्रो कराया जाता है लार्ज स्केल में उस होस्ट को। ठीक है, कल्चर किया जाता है। बायोरिएक्टर क्या होते हैं? जब हमें कोई प्रोडक्ट लार्ज स्केल पर बनाना होता है या कल्चर करना होता है, बायोरिएक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। बायोरिएक्टर्स से पहले स्मॉल लेबोरेटरी में स्मॉल टैंक्स में परफॉर्म किया जाता है 10 से 20 लीटर में। दो टाइप के बायोरिएक्टर हैं, सिंपल स्टर्ड एंड स्पार्स स्टर्ड बायोरिएक्टर। दोनों की फोटो आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है। ये बेटा जो है आपका हर जगह से क्लोज्ड है। ठीक है, क्लोज्ड है और इसका बेस जो है राउंड है। ठीक है, सिंपल स्टर्ड है, और स्पार्स जो होता है इसका बेस जो है बेटा फ्लैट है। ठीक है, इसका बेस जो है फ्लैट होता है। ठीक है, आगे आएंगे। दो टाइप के कल्चर होते हैं, बैच कल्चर और कंटिन्यूस कल्चर। बैच कल्चर मतलब आपका बायोरिएक्टर हर तरफ से बंद है, मैं इसमें सिर्फ सामान ऐड कर सकती हूँ, रिमूव नहीं कर सकती। अगर मैं सामान ऐड भी कर सकती हूँ और रिमूव भी कर सकती हूँ, दैट इज कंटिन्यूस कल्चर। मैं डालती जा रही हूँ, बनता जा रहा है, मैं रिमूव करती जा रही हूँ, डालती जा रही हूँ, बनता जा रहा है, मैं रिमूव करती जा रही हूँ। मैं सिर्फ एक ही बार में एक पर्टिकुलर अमाउंट ही डाल पाऊंगी इस कल्चर में, फिर मैं उसको निकाल नहीं सकती बाहर। ठीक है, वो एक साथ ही पूरा निकलेगा। ठीक है, बैच और कंटिन्यूस कल्चर। फिर आता है बेटा डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, मतलब मैंने कल्चर कर लिया है, अब मुझे मार्केट में उस प्रोडक्ट को बेचना है, तो मैं क्या करूंगी, उस प्रोडक्ट में प्योरीफायर्स, प्रिजर्वेटिव्स चीजें ऐड करूंगी ताकि उसको मैं बेच सकूं मार्केट में। क्वालिटी कंट्रोल, टेस्टिंग, हर चीज होगी उस प्रोडक्ट की, फिर अल्टीमेटली उस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करूंगी। ठीक है, दिस इज बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। इसमें आपके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, वेक्टर्स, आपका ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, सारे स्टेप्स, हर चीज बेटा आपको एक बारी ले ध्यान से पढ़नी है। अब आते हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस पर। चलिए ये वाला करते हैं। तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट 5th चैप्टर पे, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन पे। जो अब हमने पढ़ा हम उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे भाई कि बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कहाँ होता है मैम। तो अगर आप देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बेटा थेराप्यूटिक्स, दैट इज आपकी ड्रग्स बनाने में, आपकी दवाइयां बनाने में, आपका प्रोसेस फूड बनाने में, ठीक है, इन सारी वेस्ट ट्रीटमेंट में, एनर्जी प्रोडक्शन में, हर जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी में अगर आप देखेंगे फूड प्रोडक्शन के अंदर आपके, आप देखो कितने टाइप की फार्मिंग्स होती हैं। आजकल आप मार्केट में जाओगे आपको एप्पल, हाइब्रिड एप्पल, हर चीज वहां पे मिलती है। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन भी भाई आई थी। ग्रीन रेवोल्यूशन के जो फादर थे दैट वाज नॉर्मन ई बोरलॉग, और अगर आप इंडियन फादर की बात करेंगे दैट इज एम स्वामीनाथन। ठीक है, जो ग्रीन रेवोल्यूशन थी उससे जो फूड प्रोडक्शन था इनटू 3 ट्रिपल हो गया था, पर फिर भी वो इनफ नहीं था जनता के लिए। ठीक है, फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाए गए, मतलब पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स, ठीक है, उनको कीड़े ना खा सकें। बहुत सारा बायोटेक्नोलॉजी ने काफी कुछ एनहांस किया है। विटामिन ए इनरिच्ड राइस भी बनाए हैं। ठीक है, वहां अगर आप बात करेंगे टेलर मेड प्लांट्स भी बनाए गए हैं हमने। आप देखोगे आजकल मार्केट में जाओगे तो आपको हाइब्रिड टमाटर, ठीक है, ऑर्गेनिक अनियन, अलग अलग टाइप के वैरायटी ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिलते हैं। ऑल इज देन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स की बात करें तो भाई सबसे कॉमन और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका बीटी कॉटन, दैट इज बैसिलस thuringiensis कॉटन। तो बेसिकली इसकी स्टोरी बहुत सिंपल सी, ध्यान से सुनेंगे। क्या हुआ, बहुत सारे फार्मर्स परेशान थे कि यार उनकी जो फसल थी कॉटन की वो खराब हो रही थी। तो भाई फार्मर्स परेशान हुए, वहां साइंटिस्ट गए, उन्होंने देखा कि अगर 100 पौधे हैं तो उसमें से 90 पौधे तो खराब हो रहे हैं क्योंकि उसको आके कॉटन बॉलवर्म खा जाता है, पर कुछ 10 ऐसे कॉटन के पौधे थे जिन्हें कुछ नहीं हो रहा था। तो साइंटिस्ट ने देखा इन पौधों में ऐसा क्या है, तो उन पौधों के ऊपर एक बैक्टीरिया प्रेजेंट था जिसे कहते हैं बैसिलस thuringiensis, जिसकी वजह से वो पेस्ट अगर उसको खाता था तो वो मर जाता था। इस वजह से उन प्लांट्स को कुछ नहीं हो पा रहा था। तो इन्होंने उसी बैक्टीरिया का जो जीन होता है, उस जीन को हम कहते हैं क्राई जीन, उस क्राई जीन ऑफ बैसिलस thuringiensis को लेकर प्लांट के जीन के साथ इंटीग्रेट कर दिया। और बेटा जैसे ही कीड़ा खाने आता था उसके जो, अब आप बोलोगे मैम इस चीज से प्लांट नहीं मरता, नहीं, क्योंकि ये जो जीन था बेटा ये अल्कलाइन पीएच ऑफ द ऑर्गेनिज्म के गट में जाके एक्टिवेट होता था और उसके गट में जाके बहुत ज्यादा तबाही मचाता था, उसके एपिथेलियल सेल से बाइंड करता था, स्वेलिंग हो जाती थी उसके मिड गट में और उसके गट में छेद हो जाते थे, फट जाता था और वो मर जाता था। इसलिए बीटी कॉटन वाज वेरी सक्सेसफुल। यहाँ याद रखेंगे कौन सा जीन का इस्तेमाल हुआ है, क्राई जीन। अगर आप देखेंगे इसी तरह आप कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में कौन कौन सा जीन डाल सकते हैं, तो भाई क्रॉप्स में क्राई 1AC और क्राई 2AB का इस्तेमाल होता है। कॉटन बॉल वर्म में क्राई 1AB, ठीक है, कॉटन बॉल वर्म में कौन सा यूज हो रहा है, दैट इज क्राई 1AC एंड क्राई 2AB का यूज हो रहा है।
कॉर्न बोरर को अगर आपको मारना है तो आपको बेटा cry1AB जीन का यूज करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछा जाता है भाई कॉटन बॉलवर्म में आप कौन सा जीन डाल सकते हो, cry1AC या cry2AB, कॉर्न बोरर में cry1AB डाल सकते हो। कौन कौन से इंसेक्ट्स को भाई बीटी टॉक्सिन से डर लगता है, लेप्टिडोटेरेंस जिसमें आपके टबैको बडवर्म, आर्मी वॉर्म, कॉटल बॉलवर्म आते हैं, देन आपके डिप्टेरेंस और बाकी ऑर्गेनिजम्स भी हैं, एनसीईआरटी में ही दे रखे हैं, वही लिखे हैं यहाँ पे। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स क्या होता है भाई, ऐसे ही हमने देखा था कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर, जैसे एक टबैको प्लांट था, उसके अंदर एक रूट नॉट डिजीज हो जाती थी, टबैको की खेती भी बर्बाद होने लगी, सारे फार्मर परेशान होने लगे। तो साइंटिस्ट ने सोचा यार हम क्या करें ऐसा। तो क्या होता था बेटा, ये टबैको का जो प्लांट था इसको एक जो है नीमाटोड, जिसे मिलानोकॉग्निटा कहते हैं, मिलानोकॉग्निशा इनकॉग्निशा कहते हैं, उस ऑर्गेनिज्म नीमाटोड का नाम था, ये आता था और ये इस टबैको प्लांट को खाता था, तो इसमें रूट नॉट डिजीज हो रही थी। तो हमने सोचा कि ये इसको डिजीज कैसे कर रहा है, तो इसके पास एक आरएनए होता है बेटा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, जो कुछ प्रोटीन्स बनाता है, वो प्रोटीन्स की वजह से ये डिजीज होती है। तो साइंटिस्ट ने सोचा क्यों ना हम अगर आरएनए को चुप कर दें, आरएनए को साइलेंट कर दें, तो प्रोटीन नहीं बनेंगे, प्रोटीन नहीं बनेंगे तो ये अपने आप ही मर जाएगा और ये भी सेफ रहेगा। तो भाई आरएनए साइलेंसिंग होती कैसे है, अगर मैं सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना दूं तो उसकी साइलेंसिंग हो जाती है। तो इन्होंने क्या किया, पौधे के अंदर एक नीमाटोड स्पेसिफिक जीन डाला, उस जीन से इन्होंने बेटा एक कॉम्प्लेक्स बनाया जिसके अंदर आरएनए था, तो ताकि जब भी ये ऑर्गेनिज्म इसे खाने आएगा इसमें ये आरएनए घुसेगा, इस आरएनए को डबल स्ट्रैंडेड बना देगा, आरएनए की साइलेंसिंग हो जाएगी, प्रोटीन नहीं बनेंगे, ऑर्गेनिज्म थोड़े टाइम बाद खुद ही मर जाएगा और टबैको का पौधा बच जाएगा। ठीक है। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स कैसे होते हैं, वायरस विद आरएनए जीनोम मैंने आपको बता दिया, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स ट्रांसपोसॉन्स, नीमाटोड स्पेसिफिक जीन, सेंस आरएनए, एंटी सेंस। बेसिकली जो मैंने आपको बताया वही है कि भाई एक स्ट्रैंड होता है सेंस स्ट्रैंड, एक होता है एंटी सेंस, दोनों स्ट्रैंड मिल जाते हैं तो डबल स्ट्रैंडेड हो जाती है कोई चीज और साइलेंसिंग हो जाती है। ठीक है। चलिए फिर आता है बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस इन मेडिसिन। भाई एडवांटेज क्या है रिकॉम्बिनेंट थेरेपी का, आप बोलते हो मैम हमने इतनी सारी दवाइयां बना ली बायोटेक्नोलॉजी से, उसका फायदा क्या है, तो भाई अराउंड 30 रिकॉम्बिनेंट दवाइयां दुनिया में बन चुकी हैं, जिसमें से अराउंड 12 ही दवाइयां इंडिया में अभी तक आई हैं और भी आ जाएंगी। जेनेटिकली इंजीनियर्ड आप लोगों ने सुना होगा इंसुलिन बन चुका है। ठीक है, पर इंसुलिन कैसे बना, हमने नॉर्मल इंसुलिन बड़े बॉडी में कैसे बनता है मैं आपको बताती हूँ। हमारी बॉडी में क्या होता है, 3 चीजें होती हैं, ए चेन होती है, सी चेन होती है और बी चेन होती है। ठीक है, इंसुलिन की। और जैसे ही बेटा ये इंसुलिन मैच्योर होता है तो सिर्फ ए चेन और बी चेन ही रह जाती है, सी चेन रिमूव हो जाती है। ठीक है, पर भाई जब हमें आर्टिफिशियल इंसुलिन बनाना है तो हम सी चेन को रिमूव कैसे करें, ठीक है, इनको कैसे करें। तो भाई एक कंपनी थी, उन्होंने बहुत सारी चीजों पे ट्राई किया, पिग्स पर पिग्स, कैटल, इनका जो इंसुलिन था काफी एलर्जिक साबित हो रहा था हम लोगों के लिए। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने बेटा एक इंसुलिन बनाया। कौन सी कंपनी थी, दैट वाज अ कंपनी इली लिली, दैट वाज एन अमेरिकन कंपनी। इन 1983 में इन्होंने बेटा रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन बनाया। इन्होंने 2 ई कोलाई लिए, ई कोलाई 1, ई कोलाई 2। इसमें इन्होंने बनाई ए चेन, इसमें इन्होंने बनाई बी चेन, और फिर इन दोनों चेन को इन्होंने मर्ज कर दिया, ए चेन और बी चेन को डाइसल्फाइड बॉन्ड से मर्ज कर दिया और इंसुलिन बना लिया, और इस इंसुलिन को हम यूज करने लगे। ठीक है, इसको ह्यूम्युलिन का नाम दिया गया था। ठीक है, अब आप देखेंगे जीन थेरेपी। अब क्या था बेटा, एक लड़की, बहुत लोग होते हैं जैसे जिनको ऐसी बीमारियां होती हैं जिनके जीन्स ही खराब होते हैं, तो उसको कैसे ठीक किया जाए। तो भाई अराउंड आप देखेंगे 1990 एक 4 साल की लड़की थी जिसको एक बीमारी थी जिसमें था एडीए एंजाइम डेफिशिएंसी। ठीक है, दैट इज एडिनोसाइन डी अमीनेज डेफिशिएंसी थी इस एंजाइम की। ये एंजाइम क्या करता है बेटा, आपके लिम्फोसाइट्स के ऊपर ये एंजाइम एडीए जीन जो होता है प्रेजेंट होता है, और ये इसका प्रोलिफरेशन कराता है, मल्टीप्लिकेशन बढ़ोतरी करवाता है। पर अगर ये एंजाइम नहीं है तो टी लिम्फोसाइट्स बनेंगे ही नहीं ढंग से। तो भाई क्या किया जाए, तो साइंटिस्ट ने इस 4 साल की लड़की पर एक्सपेरिमेंट सोचे। इन्होंने सोचा यार या तो हम इसका एंजाइम ही बदल दें या इसकी बोन मैरो बदल दें। ठीक है, पर ये चीजें क्या है, बार बार कराते रहना पड़ेगा पीरियोडिकली, क्योंकि एंजाइम बदलोगे कितनी बार बदलोगे, बार बार इस लड़की को आना पड़ेगा हॉस्पिटल। बोन मैरो सिर्फ बचपन में बदली गई अगर, एम्ब्रियोनिक लाइफ में तभी यूजफुल है, वरना ये चीज भी बार बार करानी पड़ेगी। जीन थेरेपी में ये लोग ने क्या किया, उसके लिम्फोसाइट्स को बाहर निकाला, उन लिम्फोसाइट्स पर एक रेट्रोवायरस वेक्टर लगाकर
एडीए जीन ट्रांसफर करा और फिर इन लिम्फोसाइट्स को लड़की में इंजेक्ट कर दिया। पर अफसोस की बात यहाँ क्या थी, इस थेरेपी को भी बार बार लेना पड़ेगा क्योंकि बेटा लिम्फोसाइट्स माने WBCs की भी एक एज होती है, थोड़े दिनों बाद ये भी मर जाते हैं, तो इनको भी बार बार लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर आते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। पीसीआर टेक्निक आपको पढ़ा दी है, दैट इज इसमें 3 चीजें आती हैं, डीनेचुरेशन, एनीलिंग एंड एक्सटेंशन। तीनों के टेम्परेचर, कौन सा एंजाइम या प्राइमर यूज हो रहा है याद रखना। इजी टेक्निक है, अर्ली डिटेक्शन होता है। एलाइजा इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। इस टेक्निक में एंटीजन और एंटीबॉडीज को टेस्ट किया जाता है, इसमें नॉट पॉसिबल, ठीक है, कन्वेंशनल मेथड है, ठीक है, मतलब अच्छा मेथड है, इसे एड्स वगैरह के लिए भी यूज किया जाता है। देन ऑटो रेडियोग्राफी एक टेक्निक होती है जिसमें एक रेडियो एक्टिव डीएनए का इस्तेमाल कर हम कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड से पता करते हैं कि कोई जीन म्यूटेटेड है कि नहीं है। मान लो भाई किसी नॉर्मल ह्यूमन में सीक्वेंस है ये, पर किसी में म्यूटेशन हो गई तो उसकी सीक्वेंस जो है चेंज हो गई यहाँ पर, तो मैं क्या करूंगी, एक रेडियो एक्टिव प्रोब लूंगी और इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाऊंगी। इसका तो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन जाएगा पर इसका नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि वो म्यूटेटेड जीन है। इसको जब हम फिल्म के ऊपर देखते हैं तो हमें दिख जाता है जहां बना नहीं मच मीन्स वहां पे म्यूटेटेड है, ठीक है। चलिए, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में अपने सारी चीजें देख ली। उसके बाद हमने देखा देयर इज दिस ट्रांसजेनिक एनिमल्स। आप देखोगे अगर आपने अपने मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, हर कोई साइंटिस्ट कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज या ऑर्गेनिज्म पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है। ग्रिफिथ को ही देख लो, चूहे पर कर रहा था। तो भाई 90% या मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स जिन पर एक्सपेरिमेंट होते हैं आर माउस। माउस बेटा 95% ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर माउस। उसके अलावा शीप, कैटल, रैबिट, पिग्स, फिश, इन पर भी एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल पे बेटा हम कोई डिजीज की स्टडी करनी है, कोई दवाई की स्टडी करनी है, कोई बीमारी की स्टडी करनी है, उनके लिए यूज करते हैं। हमें इससे क्या फायदा हुआ है बेटा, हमने 2 बहुत ही बेहतरीन चीजें, एक अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन ऑब्टेन किया है जिससे एम्फाइसीमा एक लंग्स की बीमारी होती है जो ठीक हो जाती है, ये बेटा हमने ऑब्टेन किया था। ट्रेसी एक शीप थी, उसमें से हमने ये ऑब्टेन किया था। फिर बेटा रोजी एक काउ थी, रोजी, जो 2.4 ग्राम प्रोटीन्स देती थी पर लीटर ऑफ इसके जो था, इसका क्या कहते हैं, दूध था उसमें। तो हमने इसके दूध में से अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन को एक्सट्रैक्ट किया, जो कि बेटा बच्चों को खिलाया जाता है, छोटे बच्चों को सेरेलैक वगैरह आता है, उनमें इसको डाला जाता है ताकि जो बच्चा है वो अच्छे से नरिश हो सके, अच्छे अमाउंट में उसको प्रोटीन मिल सके, चीजें मिल सके। अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन रोजी काउ से ऑब्टेन हुआ था। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन ट्रेसी द शीप से ऑब्टेन हुआ था, ठीक है। वैक्सीन वगैरह की सेफ्टी, केमिकल टेस्टिंग, इन सब चीजों के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स का इस्तेमाल किया जाता है। एथिकल इश्यूज, अब भाई क्या होता है, बहुत लोगों को, आप सोचो कोई भी दवाई दुनिया में आ रही है तो उसकी टेस्टिंग होनी चाहिए, क्वालिटी चेक होना चाहिए, ह्यूमंस के लिए सही है कि नहीं है चेक होना चाहिए। तो ये सारी चीजों को कौन अप्रूव करता है, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। अगर जैसे कोरोना आया था उस टाइम पे वैक्सीन आई थी तो उनकी टेस्टिंग के बाद दुनिया में ये लोगों को लगेगी कि नहीं लगेगी, उसका अप्रूवल यही कमेटी देती है कि कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा कि नहीं बिकेगा, ठीक है। अगर आप देखेंगे देयर आर 2 थिंग्स जिसे हम कहते हैं बायो पायरेसी। सबसे पहली पायरेसी होती है कॉपी करना, जैसे मान लो कोई मूवी पिक्चर हॉल में रिलीज नहीं हुई है, उससे पहले टेलीग्राम पर आ गई, तो पायरेसी, पायरेटेड है वो, विच मीन्स ऐसा ही बेटा कुछ कंट्रीज करती हैं। जैसे आपको पता है बासमती राइस की 2 लाख वेराइटी इंडिया में उगती हैं, देयर आर टोटल 2 लाख वेराइटीज ऑफ राइस इन इंडिया, जिसमें से 27 आर दी बासमती राइसेस। तो इंडिया इज अ हब फॉर दैट। पर यूएस ने क्या किया था, हमारे बासमती राइस को सेमी डॉर्फ वेराइटी ऑफ राइस से मिलाकर एक नया बासमती राइस बना लिया और उस पर अपनी पेटेंसी ले ली, ठीक है। उसी तरह टर्मरिक और नीम पर भी लोग ऐसा कर रहे हैं। उसके बाद से इंडियन पार्लियामेंट ने क्या करा है, एक इंडियन पेटेंट बिल पास किया है कि भाई कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, हर चीज बेटा यहाँ पर टेस्ट होगी, उसी के बाद उसको पेटेंसी मिलेगी। सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट के अंदर। अब आता है बेटा आपका आखिरी या फिर आपका छठा चैप्टर ऑफ ज़ूलॉजी, जिसे आप कहते हैं एवोल्यूशन। ये आपके जेनेटिक्स चैप्टर में आता है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है, फुल ऑफ थ्योरी है, ठीक है। एवोल्यूशन क्या होता है, जब हम स्टडी करते हैं अपने पास्ट की या चीज़ों की कि हम इस धरती पर कैसे आए। अगर मुझे यहाँ से चंदा मामा या फिर तारे सितारे का डिस्टेंस मेजर करना है, वो मैं करूंगी लाइट ईयर में। यूनिवर्स बेटा आज से 20 बिलियन ईयर्स, BYAS बिलियन ईयर्स अगो बना था। इसको प्रूव करने के लिए एक बिग बैंग थ्योरी दी गई थी कि भाई दुनिया में एक गर्म बॉल ऑफ मास था जो फटा और बहुत सारी गैलेक्सीज बन गई, जिसमें एक गैलेक्सी थी जिसे कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी, जिसके अंदर अर्थ है, और अर्थ को कहा जाता है बेटा 4.5 बिलियन ईयर्स अगो धरती आई।
ठीक है। धरती के ऊपर बेटा टेम्परेचर बहुत कम था, हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस थी, गैसेस कंडेंस हुई और गैलेक्सी बनी। ये बेटा बिग बैंग थ्योरी को एक्सप्लेन किया है। याद रखना, जब बेटा वो मास फटा था, एक्सप्लोजन हुआ था, तो टेम्परेचर बहुत कम था, हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस कंडेंस हुई थी और इन्होंने गैलेक्सीज बनाई थी। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे अब अलग अलग हाइपोथेसिस हैं, कोई ना कोई कुछ ना कुछ अपना हाइपोथेसिस देता है। तो ऐसा कहा जाता है भाई पुरानी धरती पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, सिर्फ वाटर वेपर था, पानी जो यूवी रेडिएशन के कांटेक्ट में आके ब्रेक हो जाता था, और ये जो ऑक्सीजन थी ये अमोनिया और मीथेन जैसी चीजों से मिलकर बेटा कुछ गैसेस बनाती थी। फिर अगर आप देखेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ है 500 मिलियन ईयर आफ्टर अर्थ, मतलब 4 बिलियन ईयर्स अगो लाइफ ऑन अर्थ हमें नजर आई। अर्थ बनी 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, लाइफ कब आई? 4 बिलियन ईयर्स अगो, 500 मिलियन बाद। फिर हमने देखा फर्स्ट नॉन सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ 3 बिलियन ईयर्स अगो आई है। ठीक है, फर्स्ट सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ 2 बिलियन ईयर्स अगो आई है। ठीक है, थ्योरी ऑफ दिस इज द वर्जन ऑफ बायोजेनेसिस कि भाई लिविंग चीजों से ही लिविंग चीजें बनी हैं। अगर आप देखेंगे अलग अलग थ्योरी है, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन कहती थी कि भाई भगवान ने सब बनाया, इट्स ऑल देन ऑफ भगवान, कि 6 दिन के अंदर भगवान ने दुनिया बना दी थी और धरती भाई 4000 साल पुरानी है। सेकेंड थ्योरी थी कॉस्मोजोइक थ्योरी ऑफ पैंस्पर्मिया। ऐसा इस थ्योरी में कहा गया कि भाई किसी और प्लैनेट से स्पोर्स के फॉर्म में लाइफ यहाँ पर पहुंची है, स्पोर्स या सीड्स के फॉर्म में आउटर स्पेस से। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, इसमें ऐसा कहा गया कि लाइफ जो है किसी रॉटन या फिर है ना नाइल रिवर के पास की जो मिट्टी है उससे आई है। या फिर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक कमरे के अंदर अपनी पसीनेदार टी शर्ट को फेंका और जो वीट दैट इज गेहूं होता है उसको फेंका, तो उन्होंने देखा थोड़े दिनों बाद कि वहां पे चूहे पैदा हो गए। तो इन लोगों ने थ्योरी दी भाई थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन कि नॉन लिविंग थिंग्स से लिविंग थिंग्स बनती हैं, पर इसको डिसप्रूव किया लुइस पास्चर ने। उन्होंने कहा अरे भाई क्या बोलते हो, लिविंग थिंग से ही लिविंग थिंग आती है, लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। उन्होंने 2 फ्लास्क लिए, एक थोड़ा बेंट नेक वाला, एक स्ट्रेट नेक वाला, दोनों में किल्ड यीस्ट लिया। तो भाई पहले फ्लास्क में जो हवा है वो यहीं पे अटक गई, तो इसमें कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं नजर आए, पर यहाँ पर डायरेक्ट हवा अंदर गई तो इसमें बैक्टीरियल ग्रोथ नजर आई और उन्होंने बताया कि लिविंग थिंग्स कम फ्रॉम लिविंग थिंग्स। ठीक है, फिर भाई हमारी थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन आई, विच इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ टुडेज जनरेशन, जो ओपेरन और हेल्डेन ने दी थी। उनकी थ्योरी को प्रूफ करने के लिए मिलर ने अपना एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक थोड़े से वास्क में पानी लिया था, उस पानी को गर्म किया तो वाटर वेपर बना। फिर उन्होंने एक स्पार्क डिस्चार्जर लिया जिसके अंदर कुछ गैसेस थी, जैसे आपकी मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर, हाइड्रोजन, और 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 75,000 वोल्टेज लेकर उन्होंने इस गैसेस को कंडेंस किया। फिर कंडेंसर में ये जो पानी है थोड़ा कूल डाउन हुआ और यहाँ कलेक्ट हो गया। 19 अराउंड डेज बाद जब वो यहाँ आए तो उन्होंने देखा उस पानी के अंदर अमीनो एसिड्स बन गए थे। उन्होंने कहा बिल्कुल भाई ओपेरन और हेल्डेन ने बिल्कुल सही कहा था कि पुराने ज़माने में बहुत बादल थे, बहुत बारिशें हुई और सूरज की किरणों से कुछ वाटर वेपर स्प्लिट हुए, कुछ गैसेस बनी और फर्स्ट लाइफ जो है पानी के अंदर नजर आई। ठीक है, इन्होंने ये चीज़ प्रूव करी। फिर एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, भाई मुझे क्या पता कि डायनासोर्स थे पहले दुनिया में, भाई मुझे कोई प्रूफ तो चाहिए उसके लिए। तो इसी तरह कुछ एविडेंसेस होते हैं। सबसे पहले आते हैं पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, मतलब फॉसिल्स। मुझे डायनासोर्स की हड्डियां या उनके फॉसिल्स मिले तभी तो मुझे पता चला कि वो धरती पे रहा करते थे पहले। ठीक है, तो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस होते हैं ये। ऐसा कहते हैं जो सबसे धरती पे सबसे नीचे गड़े हुए हैं दैट इज द ओल्डेस्ट फॉसिल्स, और जो सबसे ऊपर हैं दैट इज द न्यूएस्ट फॉसिल्स। फिर आते हैं आपके एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। अर्नेस्ट हैकल एक साइंटिस्ट थे, उनका ऐसा कहना था कि भाई जो सारे वर्टिब्रेट्स के जो एम्ब्रियो होते हैं एकदम सिमिलर होते हैं, अडल्ट बनते बनते इनमें चेंजेस आ जाते हैं, पर एम्ब्रियो इनके बिल्कुल सेम होते हैं, विच मीन्स ये सब कॉमन एंसेस्टर्स हैं। ठीक है, पर इस चीज को कार्ल वॉन बेयर ने बेटा डिसअप्रूव करा और उन्होंने कहा ऐसा नहीं होता है। ठीक है ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमने देखे मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस। मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल एविडेंस में हमने देखा कि होमोलोगस और एनालॉगस ऑर्गन होते हैं। होमोलोगस मतलब जिनका ओरिजिन सिमिलर है पर बाद में फंक्शन अलग अलग हो गया। ठीक है, इसे कहते हैं डाइवर्जेंट। और एनालॉगस होते हैं कि इनका फंक्शन सेम है पर इनका ओरिजिन डिफरेंट है। ठीक है, ओरिजिन डिफरेंट है पर फंक्शन सेम है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन होता है। इनके एग्जाम्पल्स हैं होमोलोगस में, अगर आप देखोगे थॉर्न ऑफ बोगनवेलियन, टेंड्रल ऑफ कुकुरबिटा, इसके तो कांटे हैं और इसकी टेंड्रल्स हैं, पर दोनों बेटा एक्सिलरी बड से ओरिजिनेट हुई हैं। कहाँ से ओरिजिनेट हुई हैं? एक्सिलरी बड से। ओरिजिन सेम है पर फंक्शन अलग है। अगर आप देखोगे हमारा हाथ, चीता का हाथ, वेल का हाथ और एक बैट का हाथ, हड्डियां एकदम सेम है, ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस,
पर सबका फंक्शन अलग है, कोई भाग रहा है, कोई तैर रहा है, कोई उड़ रहा है उससे। वहीं अगर आप देखोगे एनालॉगस में, जैसे बटरफ्लाई और बर्ड्स हैं, दोनों के पास पंख हैं, पर दोनों, एक इंसेक्ट है एक एव्स है, एक बर्ड में आती है, पर दोनों उड़ने का काम लेते हैं। ऑक्टोपस की आंखें और हमारी आंखें मैमल्स की देखने का काम करती हैं, पर अगेन ऑक्टोपस एक मॉलस्का है, मैमल्स वर्टिब्रेट में है। वहीं अडैप्टिव रेडिएशन क्या है, डार्विन जब गैलापागोस आइलैंड गए थे, उन्होंने देखा था कि भाई कुछ चिड़ियाएं हैं कि भाई ये चिड़िया ने देखा ही पहले सीड खाया करती थी, फिर ये चिड़ियाएं अलग अलग जगहों पे चली गई, तो गैलापागोस आइलैंड पे उन्होंने देखा कुछ चिड़ियाएं सीड खा रही हैं, कुछ कैक्टस खा रही हैं, कुछ इंसेक्ट खा रही हैं, कुछ नेक्टर पी रही हैं। उन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया था। जो सीड खा रही है उसकी बीक का शेप अलग है, जो कैक्टस खा रही है उसकी बीक का शेप अलग है। हर किसी ने अपने आप को जो है बेटा क्या कर लिया था, मॉडिफाई कर लिया था। डार्विन फिंचेस नाम था इनका, ठीक है। ये अडेप्टिव रेडिएशन शो करती थी। इन्हीं की तरह बेटा मार्सुपियल्स ऑर्गेनिजम्स थे जिन्होंने भी अडेप्टिव रेडिएशन शुरू करी थी। अगर आप देखेंगे आपकी एनसीईआरटी के अंदर इनका एक चार्ट दे रखा है जिसमें डायग्राम भी बने हुए हैं। एक साइड प्लेसेंटल मैमल्स और एक साइड ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स दिए हुए हैं। अगर आप देखेंगे इन सब का जो एंसेस्ट्री है दैट इज दे हैव अ कॉमन एंसेस्ट्री, सबका एंसेस्टर्स कॉमन है, इनके एंसेस्टर कॉमन है इनके, पर आपस में ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन शो करते हैं। क्या शो करते हैं? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन शो करते हैं आपस में। इनके नाम आपको याद करने हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर से हैं, आपस में कन्वर्जेंट शो करते हैं, पर एक साथ इनका क्या है, कॉमन एंसेस्ट्री है, ठीक है। अब आते हैं बेटा बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, ठीक है। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन में हमने देखा कि भाई लाइफ से लाइफ आई, धीरे धीरे चीजें बनी। फिर अगर आप देखेंगे तो भाई डार्विन और लेमार्क की थ्योरी, लेमार्क ऐसा कहते थे अगर हम किसी ऑर्गन को ज्यादा यूज करते हैं तो वो ग्रो करता है। जैसे भाई जिराफ की गर्दन को वो इस्तेमाल करता था कुछ खाने के लिए ऊपर, धीरे धीरे उसने इस्तेमाल किया तो उसकी गर्दन इलोंगेटेड हो गई, लंबी हो गई। तो यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। उन्होंने कहा हम अपने एक्वायर्ड कैरेक्टर्स भी इनहेरिट करते हैं। अगर मेरी एब्स हैं तो मेरे बच्चे में भी एब्स होंगी, विच इज एक्चुअली रॉन्ग। ये दोनों चीजें रॉन्ग है, बट लेमार्क ने उस टाइम दी थी और उस टाइम इन्हीं चीजों को माना जाता था, ठीक है। फिर आई भाई डार्विन जी जो थे गैलापागोस आइलैंड गए थे अपने HMS बीगल हर मैजेस्टी शिप में। उन्होंने वहां जाकर डार्विन फिंचेस देखी थी, उन्होंने इन रिजल्ट्स को ऑब्जर्व किया और उसी टाइम बेटा वो काफी इन्फ्लुएंस थे थॉमस मैथ्यू की जो है पॉपुलेशन थ्योरी से, कि भाई पॉपुलेशन जो है एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है, लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं, कंपटीशन होता है ना भाई। आजकल आप देखोगे स्पीशीज से स्पीशीज के बीच में भी ना कंपटीशन है, पॉपुलेशन स्टेबल है। तो डार्विन ने अपने पोस्टुलेट्स दिए, इन्होंने कहा भाई वेरिएशन जो होती है स्मॉल है, डायरेक्शनल है, और डार्विन ने कहा पॉपुलेशन एग्जिस्ट, वेरिएशंस होती हैं, रिसोर्स का यूटिलाइजेशन बेटर तरीके से किया जा सकता है। डार्विन की थ्योरी के बाद ह्यूगो डी रीज ने भी अपनी म्यूटेशन थ्योरी दी थी। इन्होंने बेटा एक प्लांट के ऊपर काम किया था दैट इज इवनिंग प्राइम रोज। इवनिंग प्राइम रोज अगर आप गूगल पे डालोगे बहुत सारे अलग अलग कलर्स में अवेलेबल होता है। कहा जाता है वो सिंगल स्टेप म्यूटेशन शो करता है जिसे हम सॉल्टेशन कहते हैं, सिंगल स्टेप म्यूटेशंस को, ठीक है। अगर आप देखोगे ह्यूगो डी रीज ने और डार्विन ने बहुत सारी चीजें दी हैं। डार्विन ने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी दी थी। डार्विन ने कहा था अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिवली फिट है तभी वो फिट है। फिर हर्बर्ट स्पेंसर ने बेटा एक शब्द दिया था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, दैट वाज गिवन बाय हर्बर्ट स्पेंसर नॉट डार्विन। डार्विन के अकॉर्डिंग भाई रिप्रोडक्टिव फिटनेस ही थी। ब्रांचिंग डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट डार्विन ने दिया था कि नेचर सेलेक्ट करता है, और ब्रांचिंग डिसेंट मतलब हर कोई एक कॉमन एंसेस्टर से निकला है, एवरीबडी हैज अ कॉमन एंसेस्टर। वीकनेस ऑफ डार्विन क्या थी? वो ओरिजिन ऑफ वेरिएशन को ढंग से नहीं समझा पाए, नई स्पीशीज कैसे आ रही हैं उनको नहीं समझा पाए, और उन्होंने उस जमाने में मेंडल के वर्क को इग्नोर कर दिया था, ठीक है। अल्फ्रेड वॉलेस भी बेटा जब डार्विन रिसर्च कर रहे थे तब अल्फ्रेड वॉलेस भी मले आर्चिपेलागो में गए थे, वहां पे उन्होंने भी सेम कंक्लूजन्स दिए थे। एवोल्यूशन बेटा डायरेक्शनल नहीं, रैंडम होती है और डायरेक्शन लेस होती है। जब भी बेटा हम किसी भी चीज को डिस्क्राइब करते हैं एवोल्यूशन को, हम स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ को बताते हैं विच इज थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। बेटा आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी एक चीज होती है जब हम अपने हिसाब से, हम ह्यूमंस ने क्या किया है, डॉग्स को ब्रीड करा के, क्रॉप्स की ब्रीडिंग करा के अलग स्पीशीज डेवलप कर ली हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ एवोल्यूशन इन एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। एंथ्रोपोजेनिक मतलब बेटा ह्यूमंस के एक्शन की वजह से भी बहुत जगह एवोल्यूशन पर अफेक्ट पड़ा है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट अगर आप बोलेंगे माइक्रोब्स हैं, है ना, आपने देखा कुछ माइक्रोब्स हैं कोई कितना भी आप उन पे दवाई छिड़क लो या कितने भी मच्छर पे हिट मोर्टीन डाल लो वो नहीं मरते, वो पेस्ट रेजिस्टेंट हो चुके हैं। फिर एक इंडस्ट्रियल मिलानिज्म का कॉन्सेप्ट आया था।
कि भाई उन्होंने देखा जब इंडस्ट्रीज नहीं हुआ करती थी अराउंड 1850, तो भाई तब क्या था, लाइकन्स जो थे वो पेड़ की ब्रांच को कवर करते थे। तो लाइकन सफेद रंग के होते हैं, वो सफेद रंग पे जब सफेद इंसेक्ट छुपेगा तो वो दिखेगा नहीं, तो जो चिड़िया थी वो डार्क कलर के मॉथ को खा रही थी, तो मिलानाइज्ड मॉथ जो है, डार्क मॉथ, वो प्रिडेट हो रहा था। फिर जब इंडस्ट्रीज आ गई 1920 में, तो जो लाइकन्स हैं वो तो गायब हो गए, अब जो पेड़ की ब्रांच है वो पूरी काली हो गई पोल्यूशन से। अब काले के ऊपर जो काला इंसेक्ट दिखेगा नहीं, व्हाइट इंसेक्ट दिखेगा, तो व्हाइट विंग्ड मॉथ उस टाइम प्रिडेट होने लगे। ठीक है, दैट वाज इंडस्ट्रियल मिलानिज्म। अब अगर ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन में देखोगे, फर्स्ट नॉन सेल्युलर फॉर्म ऑफ लाइफ 3 बिलियन ईयर्स अगो, फर्स्ट सेल्युलर फॉर्म ऑफ लाइफ 2000 बिलियन ईयर्स अगो, इनवर्टिब्रेट 350 मिलियन ईयर्स अगो, सीड वीड प्लांट्स 320 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, सबसे पहले एक लोब्ड सीलोकैंथ करके एक फिश थी जिससे एम्फीबियंस धरती पर आए, एम्फीबियंस से रेप्टाइल्स आए जिन्हें हम डायनासोर्स कहते हैं, मैमल्स आए। सबसे पहला मैमल था बेटा स्ट्रूज, जो कि एक क्या थे, एक आपको चूहे जैसे दिखने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल क्या कहता था कि P प्लस क्यू इक्वल्स टू 1, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील हमेशा इक्वल होती है 1, पॉपुलेशन हमेशा स्टेबल होती है। ही मीन्स P प्लस क्यू का होल स्क्वायर ऑल्सो इक्वल्स टू 1, मतलब अगर आप इसको बाइनोमियल इक्वेशन को खोलेंगे तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं, ये भी इक्वल टू 1 होती है। ठीक है, हार्डी विनबर्ग जी ने ऐसा कहा था, पर इनके फैक्टर्स को कुछ अफेक्ट करा। मान लो किसी पॉपुलेशन में से कुछ लोग छोड़ के चले गए या कुछ लोग ऐड हो गए, ठीक है, तो क्या होता है, वो जगह अफेक्ट हो जाती है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, जब भाई दो क्रोमोसोम में आप लोग कहते हैं ना काइस्मेटा फॉर्मेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मतलब एक्सचेंज होती हैं चीजें। चलिए बेटा कंटिन्यूस रखते हैं इस चीज को। फिर हम देखते हैं भाई म्यूटेशन। मान लो किसी में कोई चेंजेस हो गए तो पॉपुलेशन स्टेबल कैसे रहेगी। जेनेटिक ड्रिफ्ट, मान लो कोई पॉपुलेशन अचानक से मर गई, भाई लोग कम हो गए उस जगह के, ठीक है, वहां हाहाकार हो गई, राइट। नेचुरल सिलेक्शन हो गया, नेचर ने सेलेक्ट कर लिया चीजों को। तो भाई ये बहुत सारे फैक्टर्स थे जो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल को अपोज करते थे। हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल ने भाई 3 उन्होंने ग्राफ भी दिए थे। उन्होंने कहा अगर मिडिल पॉपुलेशन को सेलेक्ट किया जाए, मान लो तुम हाइब्रिड पॉपुलेशन को सेलेक्ट कर रहे हो, दैट कम्स अंडर स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। मान लो भाई मैं ना तो बीच की, मैं सिर्फ या तो स्मॉल टी को सेलेक्ट कर रही हूँ या मैं कैपिटल टी को सेलेक्ट कर रही हूँ, तो इसे कहते हैं डायरेक्शनल सिलेक्शन। अगर मैंने कहा मैंने सिर्फ सारे कैपिटल टी और सारे स्मॉल टी को सेलेक्ट कर लिया, मतलब दोनों एक्सट्रीम एंड्स को सेलेक्ट कर लिया, दैट इज डिसरप्टिव सिलेक्शन। ठीक है, फिर ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन में अगर आप देखोगे बेटा, आप लोगों को प्लांट्स के अंदर प्लांट एवोल्यूशन में ये चार्ट कर लेना, आपकी एनसीईआरटी में इस हिसाब का दे रखा है, याद रखना। कॉमन एंसेस्टर क्लोरोफाइट्स हैं। इनमें क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि भाई राइनिया टाइप का एंसेस्टर कौन है, ट्रैकियोफाइट। एब्सॉर्बेंट लाइकोपॉड का एंसेस्टर कौन है, ज़ोस्टेरोफाइलम। इस चार्ट को एज इट इज याद करना है। सेम चीज एनिमल एवोल्यूशन के लिए कि एनिमल्स किससे इवॉल्व हुए थे, अर्ली रेप्टाइल से। सोरॉप्सिड से कौन आए, साइनाप्सिड से कौन आए, मैमल का एंसेस्टर कौन है, थीकोडोंट से कौन बने, क्रोकोडाइल, बर्ड। ठीक है, ये सारी चीजें आपको बतानी है, चार्ट को एज इट इज नोट डाउन कर लेना। फिर इन्होंने यहाँ पे आपके एक ये दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, इन्होंने ऐसा बताया है इसमें कि भाई सबसे पहले आए आपके ब्रेकियोसॉरस और सिगियोसॉरस। ठीक है, इनसे जो ब्रेकियोसॉरस से बने टेरानोसॉरस दैट इज टी-रेक्स, सबसे खतरनाक डायनासोर, जुरासिक वर्ल्ड का सबसे खतरनाक डायनासोर था। फिर इससे बना ट्राइसेप्टोसॉरस, मतलब जिसके 3 सींग होते थे। पर बीच में एक आर्कियोप्टेरिक्स करके एक ऑर्गेनिज्म, मतलब एक डायनासोर था जो बर्ड्स और आपके रेप्टाइल्स जैसे दोनों फीचर रखता था। इसको कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स कहा गया, किसको, आर्कियोप्टेरिक्स को। अगर हम ह्यूमन एवोल्यूशन की बात करें तो भाई सबसे पहले आए थे ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस 15 मिलियन ईयर्स अगो। ये बहुत ज्यादा जो थे, ड्रायोपिथिकस काफी एप लाइक दिखते थे, रामापिथिकस थोड़े मैन लाइक दिखते थे, बट ओवरऑल ये दोनों थोड़े थोड़े गोरिल्ला टाइप्स और इनकी बॉडी पर काफी बाल होते थे। ऑस्ट्रेलोपिथिकस 2 मिलियन ईयर्स अगो आए। इनके जो फॉसिल्स हैं बेटा इथोपिया और टेंजेनिया में मिले। ऐसा कहा जाता है इनकी हाइट बहुत छोटी थी, 3 से 4 फीट के ही ये होते थे। अफ्रीकन ग्रास लैंड में रहा करते थे और हंटिंग किया करते थे। फिर थे होमो हैबिलस। इनका ब्रेन का बेटा साइज दैट इज क्यूबिक सेंटीमीटर में 650 to 800 था। ये थोड़े ह्यूमन लाइक दिखते थे और ये मीट नहीं खाते थे, पर ये वेपन्स का इस्तेमाल करते थे। होमो इरेक्टस बेटा 1.5 मिलियन ईयर्स अगो आए। इनकी ब्रेन का साइज 900 सीसी था। कहते हैं ये इरेक्ट थे क्योंकि इरेक्ट चलते थे। इनकी डिस्कवरी बेटा, इनके जो फॉसिल्स हैं जावा इंडोनेशिया में एक जगह है 1891 में, वहां मिले। फिर अगर हम देखेंगे निएंडरथल मैन 40,000 साल पहले आया था। 1400 सीसी इसकी ब्रेन कैपेसिटी थी। ये ईस्ट और सेंट्रल एशिया में पाए जाते हैं और ऐसा कहा जाता है ये पहले ऐसे ह्यूमंस थे जो लाशों को गाड़ते थे और उनके ऊपर फूल डालते थे।
होमोसेपियंस माने हम 75,000 टू 10,000 ईयर्स पहले ही आए हैं। हमारे जो हम देखा जाता है भाई, हम एशिया अफ्रीका हर जगह फैले हुए हैं, डिस्टिंक्ट रेसेस हैं, हम लोग ही इंडस्ट्रियलिज्म, एग्रीकल्चर, रेवोल्यूशन, हर चीज हम लोग ही लाए हैं। आपकी एनसीईआरटी के अंदर एक डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम में ये बताना चाह रहे हैं कि एक बेबी चिंपैंजी का स्कल और एक ह्यूमन अडल्ट का स्कल कितना सिमिलर है, विच मीन्स हमारे कॉमन एंसेस्टर कौन है, चिंपैंजीज हैं।